आज हम कोल्ड वार की शुरुआत कर रहे हैं। कोल्ड वार के बारे में जो हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे। पहले तो किस तरीके से 2 ब्लॉक का इमरजेंस हुआ। एक ब्लॉक का नाम था कैपिटलिज्म और दूसरा का नाम था कम्युनिज्म। इसके अलावा हम वेस्ट यूरोप में यूएस स्ट्रेटेजी किस तरह से यूएस ने यहाँ पर वेस्ट यूरोप को अपने पास मिलाया और कम्युनिस्ट ने ईस्ट यूरोप को अपने साथ मिलाया। इसके अलावा जो इन दोनों ब्लॉक में शामिल नहीं थे उनको थर्ड वर्ल्ड कहा गया और इसके अलावा जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसे नॉन अलाइनमेंट कहा गया। इसके अलावा हम यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा शुरुआती देख लेते हैं कि जो हमने पिछले वीडियो जहाँ तक पढ़ लिया था वर्ल्ड वार सेकेंड एंड हो चुका था। इसमें जो जीते थे अलाई देश जीते थे, अलाई पावर, जिसमें मुख्य देश यूएस, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन। इसके अलावा और देश भी थे, फ्रांस भी शामिल था, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य तौर में ये 3 देश उस समय सबसे बड़ी पावर के तौर में निकले और ब्रिटेन कमज़ोर पड़ चुका था और वो यूएस के साथ जाके मिल गया। दोनों कैपिटलिस्ट देश थे। इन दोनों ने अपना एक गुट बनाया जिसे कैपिटलिस्ट गुट कहा जाता है, क्योंकि इनकी कॉमन कल्चर है, दोनों एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही मूल के लोग वहाँ रहते हैं, तो जाहिर सी बात इन दोनों में समझौता होना तय था। लेकिन जो अलग गुट जिसने बनाया वो यूएसएसआर था, ये कम्युनिस्ट ग्रुप को इसने लीड किया। अब देखते हैं, क्योंकि ये तीनों एक साथ थे जब लड़ाई चल रही थी, तीनों ने जर्मनी को हराने में तीनों की बड़ी भूमिका थी। खासतौर में यूएसएसआर की सबसे बड़ी भूमिका थी, क्योंकि इसने लगभग अपने 2 करोड़ नागरिक इस युद्ध में खोए थे और जर्मनी को सबसे ज़्यादा नुकसान यूएसएसआर ने पहुँचाया। तो अब यहाँ पर जर्मनी जो था, जो सबसे बड़ा लूजर साबित हुआ था। जर्मनी का अगर हम नक्शा देखेंगे तो उसकी बॉर्डर यहाँ पोलैंड है और यहाँ पर सोवियत यूनियन था। ये पोलैंड के सामने सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन ने अपनी सेना जब जर्मनी में भेजी तो उसने आधे जर्मनी तक उसने कब्जा कर लिया था। जबकि इस तरफ अगर हम जर्मनी की बॉर्डर देखें वेस्ट की तरफ, तो ये यहाँ पर इसका फ्रांस लगता है बॉर्डर और यहाँ ऊपर ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन और फ्रांस और यूएस की सेना ने आधा जर्मनी में कब्जा कर लिया। तो ये जर्मनी में जिसमें यूएस और उसके साथी देशों ने कब्जा किया था उसे हम वेस्ट जर्मनी कहते थे, और जिसमें यूएसएसआर ने कब्जा किया था उसे ईस्ट जर्मनी कहा जाता था। तो जर्मनी हार चुका था, तो समझौता ये हुआ था कि दोनों जर्मनी को मिला के एक देश बना जाए, लेकिन इनके बीच में समझौता नहीं हो पाया और जर्मनी के टुकड़े हो गए। जो वेस्ट जर्मनी देश बना और ईस्ट जर्मनी देश बना। ये हमें सेकेंड वर्ल्ड वार से नतीजा ये निकला, और इसका नतीजा इसलिए ये इसी वजह से निकला क्योंकि सोवियत यूनियन और जो यूएस लेड कोलिशन था वो केवल हिटलर को हराने के लिए ही साथ में मिले थे। बाकी उनका जो विचारधारा थी उसमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास था और वो एक साथ नहीं मिल सकते थे। अभी केवल जर्मनी तक ही यहाँ पर सीमित नहीं रही, बल्कि टुकड़े कोरिया के भी हुए थे। कोरिया में जापान ने कब्जा कर रखा था, तो कोरिया भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में उसका बंटवारा हुआ। नॉर्थ कोरिया जो था वो यूएसएसआर, वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार आई, जबकि साउथ कोरिया में जो यूएस की पार्टी, यूएस के जो साथ वाले देश है कैपिटलिस्ट, उन्होंने वहाँ पर कैपिटलिस्ट सिस्टम ला दिया। और यहाँ पर भी वेस्ट जर्मनी में कैपिटलिस्ट सिस्टम आया और जबकि ईस्ट जर्मनी में कम्युनिस्ट सिस्टम आया था। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि अब ये ब्लॉक कैसे निकले हम, क्योंकि इस समय 2 मुख्य पावर यूएसएसआर और यूएस थी। तो 2 बिगेस्ट इकोनॉमी आफ्टर वर्ल्ड वार 2, ये दोनों देश थे 2 बिगेस्ट इकोनॉमी। सबसे पहले नंबर पर यूएस था, सेकंड में यूएसएसआर था। 2 बिगेस्ट मिलिट्री, इसमें भी पहले में यूएस था, दूसरे में यूएसएसआर था। 2 बिगेस्ट कंट्री जिनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। यूएसएसआर सबसे बड़ा देश था दूसरे नंबर पर, हालांकि चाइना था, लेकिन यूएस भी बहुत बड़ा देश था। तो ये दोनों देश बहुत बड़े देश के रूप में उभरे थे। सबसे बड़ी मिलिट्री, इकोनॉमी, सब कुछ जो इनका पावर थी इन दोनों देशों में एक केंद्रित रही। इसके अलावा दोनों ही अपनी अपनी विचारधारा के अग्रणी देश थे। जैसे कैपिटलिस्ट जो था वो यूएस सिस्टम था, कैपिटलिस्ट को लीड जो करता था यूएस, और कम्युनिज्म को जो लीड करता था, जो उसकी अगुवाई करता था, वो था सोवियत यूनियन। तो क्योंकि ये जो विचारधारा है ये एक दूसरे की विरोधाभास विचारधारा है, दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन बताते थे। कम्युनिस्ट वाले कैपिटलिस्ट को अपना दुश्मन बताते थे, जबकि कैपिटलिस्ट वाले कम्युनिस्टों को दुश्मन अपना बताते थे। अब जैसी बात है, जब ये 2 देश सबसे बड़े देश बन गए और इनकी जो पावर थी बहुत ज़्यादा हो गई थी और इनकी जो विचारधारा थी वो भी एक दूसरे से खिलाफ थी, तो इन दोनों का जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में इन दोनों के बीच में दुश्मनी होनी जाहिर सी बात हो गई थी। तो यही हुआ और 2 ब्लॉक बन गए थे। अब 2 ब्लॉक जब बने थे तो किस तरीके से बने और इसके शुरुआती चरण क्या हुए उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले कोल्ड वार जो थे, कोल्ड वार का मतलब यही है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर पॉइंट है कोल्ड वार ही है। कोल्ड वार का हमें मतलब समझना पड़ेगा। कोल्ड वार यानी ठंडा, शीत और इसका मतलब युद्ध। शीत मतलब ठंडा। ठंडे में हमें पता है कि ठंडा में जब कोई चीज़ ठंडा होता है, हम जानते हैं ठंडा गर्म में फ़र्क यही होता है कि गर्म में चीज़ें बहुत तेज़ी से होती है, या फिर जैसे लड़ाई होती है। अगर कोई कहेगा कि ठंडी लड़ाई है, गर्म लड़ाई है, तो हम क्या समझते हैं उससे। ठंडी लड़ाई का मतलब ये है कि वो लड़ाई जो है कुछ समय के लिए होती है, तो कुछ समय के लिए या तो छोटी होती है, या फिर किसी दूसरे प्रॉक्सी वार, जिसको प्रॉक्सी वार कहते हैं, वो शीत युद्ध से इसका लेना देना है। जबकि गर्म वार से हम समझ सकते हैं जैसे वर्ल्ड वार जो थे ये बहुत ही भयानक सिद्ध हुए और इसमें काफ़ी मृत्यु हुई थी। तो गर्म वार में काफ़ी जान की हानि होती है, जबकि ठंडे युद्ध में या तो कुछ समय के लिए होती है, छोटी लड़ाई होती है, या तो प्रॉक्सी वार। और कोल्ड वार में प्रॉक्सी वार बहुत ज़्यादा हुई थी। प्रॉक्सी वार का मतलब ये होता है जैसे अमेरिका, यूएस और यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन भी कहते हैं, इन्होंने
आपस में इनकी लड़ाई कभी भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई थी। ये किसी दूसरे देश के किसी दूसरे देश को बहाना बनाकर ये आपस में लड़ाई लड़ते थे। जैसे कभी कोरिया हो जाता था, बहाना मिल जाता था इन्हें। कभी इन्हें कोई दूसरा देश, इन जैसे वियतनाम, बहाना मिल जाता था। तो ऐसे करके, या फिर कभी अफगानिस्तान बहाना बन जाता था। तो ऐसे करके प्रॉक्सी वार काफ़ी चला कोल्ड वार के दौरान। इसके अलावा हम यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कोल्ड वार की अपनी अपनी स्टेज है, स्टेज ऑफ कोल्ड वार। पहली स्टेज अगर हम देखते हैं तो 1945 से लेकर 1953 तक यहाँ पर जो स्टेज थी ये काफ़ी कटुता भरी रही इन दोनों के देश में। स्टालिन इस समय सोवियत यूनियन के लीडर थे और यूएस में जो थे ट्रूमैन और आगे एजिनहावर यहाँ के राष्ट्रपति थे इस समय, फर्स्ट चरण के दौरान, फर्स्ट स्टेज के दौरान। और इस समय नाटो, जो स्टालिन ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वार्साओ, और इसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ये कम्युनिस्ट ये वार्साओ में जो पैक्ट हुआ था उसका नाम था वार्साओ पैक्ट, रखा गया था उसका नाम। और इन्होंने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वो थी नाटो। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी? क्योंकि स्टालिन जो थे वो पूरी दुनिया में ऐसा लगता था कैपिटलिस्ट देश को कि कम्युनिस्ट सिस्टम लाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय यूरोप की स्थिति बहुत बुरी थी। अगर हम पहली स्टेज से पहले हम थोड़ा यहाँ पर यूरोप के बारे में पढ़ लेते। यूरोप की स्थिति फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान बेहद खराब थी। शहर खंडर बन चुके थे ज़्यादातर सभी देश, यहाँ तक कि इंग्लैंड की इकोनॉमी भी ध्वस्त हो चुकी थी, इकोनॉमी ध्वस्त। इन सभी देशों में कम्युनिस्ट मजबूत हो रहे थे और इसको जो सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर कर रहा था, मजबूत बन रहे थे। अब यहाँ पर यूरोप में अमेरिका ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर इन्होंने एक प्लान बनाया, मार्शल प्लान। खासतौर में ये अमेरिका का प्लान था। अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनका नाम मार्शल था। तो उन्होंने इस प्लान के तहत जो यहाँ कैपिटलिस्ट सिस्टम था उसको बचाया, क्योंकि हम जानते थे कि यहाँ पर कम्युनिस्ट सिस्टम मजबूत हो रहा था। तो कैपिटलिस्ट को बचाने के लिए उन्होंने ये मार्शल प्लान लाया, जिसके तहत उन्होंने बहुत बड़ी पैमाने में आर्थिक सहायता दी यूरोपियन कंट्रियों को आर्थिक सहायता दी इस प्लान के तहत, मार्शल प्लान के तहत। लेकिन यहाँ पर एक, ये तो हम वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं, जबकि ईस्टर्न यूरोप जो कि जर्मनी, हमने यहाँ पर देख लिया था कि जर्मनी जो ईस्ट जर्मनी जो कि यूएसएसआर के पास आ गया था, ईस्ट जर्मनी, और ये वेस्ट जर्मनी था। हालांकि वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी से काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर तो मैंने बराबर बना दिया, लेकिन उसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा था ईस्ट जर्मनी से। तो ईस्ट जर्मनी के जो इधर वाले हिस्से है, जिसमें पोलैंड हो गया और हंगरी हो गया, इन सब क्षेत्रों में भी सोवियत यूनियन की सेना ने कब्जा कर लिया था और यहाँ पर उसने अपनी कम्युनिस्ट सिस्टम थोप दी। इन सभी देशों में कम्युनिस्ट सिस्टम आई। तो यूरोप के दो ब्लॉक बन चुके थे। एक ब्लॉक था ईस्टर्न ब्लॉक, ईस्ट जर्मनी से इधर वाले हिस्से, जिसमें पोलैंड, हंगरी, यूएसएसआर, ये सब मिलकर इन्होंने ईस्टर्न ब्लॉक बनाया। और जो वेस्ट जर्मनी के पश्चिम वाले भाग थे, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ये सब देश शामिल थे वेस्ट जर्मनी के, उन्होंने अपना दूसरा ब्लॉक, जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं, ये दोनों ब्लॉक यूरोप में बन चुके थे। और यूरोप बढ़ चुका था आइडियोलॉजी के स्तर में। एक ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाली थी, जबकि वेस्ट जर्मनी कैपिटलिस्ट सिस्टम के विचारों में चलने वाली थी। अब यहाँ पर हुआ ये कि जो वार्साओ था पैक्ट, वो यहाँ के ईस्टर्न ब्लॉक के देशों ने अपनाया, जबकि नेटो वेस्टर्न जो ब्लॉक था उसने अपनाया, और साथ में इसके साथ यूएस भी था। तो यूएस और कनाडा और वेस्टर्न जो यूरोप के देश है वो नेटो मेंबर बन गए थे, जबकि ईस्टर्न जर्मनी से जो ईस्ट वाले देश थे वो सभी देश वार्साओ पैक्ट के तहत, सोवियत यूनियन के तहत, यहाँ पर वार्साओ ट्रीटी के तहत यहाँ पर इन्होंने अपना गुट बना दिया था। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि वार्साओ और नेटो पैक्ट क्या था। वार्साओ और नेटो लगभग एक ही जैसे पैक्ट था। सबसे पहले शुरुआत नेटो से भी। तो नेटो का मतलब ये है कि कोई भी देश अगर किसी जो इसमें साइन कर लेता है इस ट्रीटी में, उसके ऊपर अगर हमला होता है तो ये माना जाएगा कि सभी देशों के ऊपर हमला है जो इस ट्रीटी में साइन कर चुके हैं, अगर किसी भी एक देश में हमला होता है। जबकि वार्साओ में भी ये था, किसी एक देश जो ईस्ट ब्लॉक का हिस्सा है उसमें अगर हमला हो जाता है तो माना जाएगा कि ईस्टर्न ब्लॉक के जितने देश जिन्होंने इसमें साइन कर रखा है उन सभी के ऊपर हमला माना जाएगा। तो ये दोनों पैक्ट जो थे एक दूसरे के प्रति थे, क्योंकि सबसे पहले जब नेटो ने ये अपना ये निकाला कि ये हमारी ट्रीटी है, तो जो सोवियत यूनियन थे वो भी पीछे रहने वाले नहीं थे, तो उन्होंने भी अपने तरीके से वार्सो पैक्ट निकाला। अभी हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं जो कि ये हमें सरसरी नज़र से देखा अभी हमने। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया था कोल्ड वार की मीनिंग पढ़ ली थी हमने, कोल्ड वार किस तरीके से शुरू हुआ ये भी पढ़ लिया। अब हम जरा ये देखना चाहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की स्थिति किस तरह थी। यूरोप की स्थिति जो थी बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी थी उसकी। उसमें जो उसके लगभग सभी देश बैंकरप्ट हो चुके थे, बैंकरप्ट, और केवल उनको दो ही देश उनकी मदद कर सकते थे, यूएसए और यूएसएसआर। केवल ये दो ही बड़ी पावर इस दौरान रही। कुछ देश यूएस के साथ जा मिले, कुछ देश यूएसएसआर के साथ जा मिले। जो यूएसए के साथ जा मिले उन्हें हमने पहले भी पढ़ लिया था, उन्हें वेस्टर्न यूरोप के देश मिले, जबकि ईस्टर्न देश के जो लोग थे, जो देश थे, वो जाके यूएसएसआर में सम्मिलित होकर उन्होंने कम्युनिस्ट ब्लॉक बनाया। अब यहाँ पर हमने भी पढ़ लिया था कि यूएसए ने किस तरीके से आर्थिक सहायता की अपने जो ये देश थे वेस्टर्न यूरोप के। अब हम ये देखना चाहेंगे कि कोल्ड वार की स्टेजेस पढ़ना चाहेंगे। स्टेजेस ऑफ कोल्ड वार जो था उसकी पहली स्टेज 1970 से 1945 तक है। ये यहाँ पर जब सोवियत यूनियन का जन्म हुआ था या फिर रसिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट आया था, रसिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इस दौरान जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो ये हुई थी कि
रसिया में कम्युनिस्ट सरकार आई उसके बाद संबंध दोनों वेस्टर्न देश और रसिया के बीच में अच्छे नहीं रहे, क्योंकि रसिया भी वेस्टर्न देशों में कम्युनिस्ट सरकार लाना चाहती थी, तो इनके संबंध कैपिटलिस्ट देशों के साथ अच्छे नहीं रहे थे। और सेकेंड वर्ल्ड वार जब से शुरू हुआ तब से इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि हिटलर ने दोनों के ऊपर आक्रमण कर रखा था। रसिया के ऊपर भी आक्रमण था और फ्रांस और इंग्लैंड के ऊपर भी आक्रमण जर्मनी द्वारा किया गया था। तो इस वजह से हिटलर को हराने की वजह से इन दोनों ने हाथ में समझौता किया और वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट देश और कम्युनिस्टों ने हाथ मिलाया हिटलर को हराने के लिए। इस छोटे से पीरियड जो 5 साल का विश्व युद्ध था, इस दौरान इन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की, लेकिन जैसे हिटलर को हार का सामना करना पड़ा वैसे ही इनकी जो दोस्ती थी वो खत्म हो गई। दोनों ही एक दूसरे के घोर विरोधी के रूप में सामने आए। अब यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेज की हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, जिसमें दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर शुरुआत में जो था जर्मनी के जब साथ लड़ाई हो रही थी तो भी इन दोनों को एक दूसरे में पूरा विश्वास नहीं था। और जैसे कि इसमें एक यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कि जब सोवियत यूनियन ने कहा था वेस्टर्न देशों को, यूरोप के, कि वो सेकंड फ्रंट खोलते फ्रांस में, लेकिन उन्होंने 2 साल का वक्त लगाया और आखिरकार उन्होंने 1944 में खोला वेस्टर्न फ्रंट, जबकि युद्ध जिस समय खत्म होने वाला था। तो इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप के भविष्य के बारे में भी इन दोनों के बीच में रजामंदी नहीं थी कि ईस्टर्न यूरोप जिसमें रसिया ने कब्जा कर लिया था जर्मनी को हराने के बाद, तो उसमें समझौता ये करना चाहते थे कि दोनों मिलकर चाहते थे कि इन देशों को आज़ाद करके अगर ये चाहते डेमोक्रेसी आए तो डेमोक्रेसी आनी चाहिए, कम्युनिस्ट आए तो कम्युनिस्ट आनी चाहिए। लेकिन सोवियत ने यहाँ पर अपनी जो सेना थी उसको खाली नहीं कराया और यहाँ पर कम्युनिस्ट सत्ता थोप दी। इसके अलावा और भी कई विवाद थे। अमेरिका ने न्यूक्लियर बम भी गिराया था हिरोशिमा नागासाकी में, तो इससे भी सोवियत यूनियन में खतरा हो गया था, महसूस होने लग गया था उन्हें कि उन्हें भी एटम बनाना पड़ेगा। अब हम सेकंड स्टेज के बारे में पढ़ते जो कि सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद शुरू हुई और 1953 तक चली। 1953 इसलिए तक इसे माना जाता है क्योंकि इस समय स्टालिन की मृत्यु हुई थी 1953 में, स्टालिन डेथ। इस दौरान जो चला पीरियड उसे हम सेकंड स्टेज ऑफ कोल्ड वार कहते हैं। इस सेकंड स्टेज में जो संबंध थे उनके बीच में कटुता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी दोनों कैपिटलिस्ट सिस्टम और कम्युनिस्टों के बीच में। उसकी वजह ये थी कि कोरिया वार शुरू हो गया था। ये लगभग 1951-52 की बात है और यहाँ पर कोरिया जो नॉर्थ कोरिया है उसने साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर दिया था और उसे अपने में मिलाना चाहा, लेकिन यूएस साउथ कोरिया के बचाव में आया और उसने अपनी सेना यहाँ पर उतारी थी और नॉर्थ कोरिया की सेना को भगा दिया था उसने वापस। तो क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जो समर्थन कर रहा था सोवियत यूनियन कर रहा था और साउथ कोरिया का जो समर्थन कर रहा था यूएस कर रहा था, नॉर्थ कोरिया का यूएसएसआर कर रहा था और साउथ कोरिया का यूएस। आखिरकार इनके बीच में समझौता हुआ और जो लाइन थी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की, वो युद्ध से पहले जो लाइन खींची गई थी उसी में उनको सीमित कर दिया गया, कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसके अलावा भी कई चीज़ें हो रही थी, जैसे देशों में इस समय काफ़ी लिबर्टी मिली थी, काफ़ी देश इंडिपेंडेंस हो रहे थे, वेरी इंडिया भी इंडिपेंडेंस हो गया था और इसके अलावा कई देश अफ्रीका के देश भी इस दौरान यहाँ पर आज़ाद होने लगे थे, तो उनके ऊपर भी दोनों देश मिलकर दबाव बना रहे थे कि हमारे गुट में शामिल हो जाओ, सोवियत यूनियन और यूएस दोनों, और अपनी आर्थिक सहायता उन देशों को दे रहे थे ताकि उनको अपने साथ मिलाया जाए। इसके अलावा बर्लिन ब्लॉकेड भी हो गया था। ब्लॉकेड बर्लिन जो ईस्ट जर्मनी का राजधानी है उसमें वहाँ की जो सोवियत सरकार थी कब्जा करा हुआ जिन्होंने था उसने वहाँ पर ब्लॉकेड कर दिया था और जो वेस्टर्न देश के वहाँ पर रेफ्यूजी लोग थे या उनकी सहायता किसी प्रकार से नहीं होने दी, वेस्टर्न देश जो करना चाहते थे उनकी सहायता बंद कर दी गई और वहाँ पर ब्लॉकेड कर दिया गया ताकि कोई भी वेस्ट का जो व्यक्ति है वो ईस्ट जर्मनी में नहीं आ सकता था। वेस्ट जर्मनी या वेस्ट फ्रांस जो भी वेस्टर्न देश थे वो ईस्ट जर्मनी में नहीं आ सकते थे। वहाँ पर बाद में उन्होंने दीवार भी खड़ी कर दी थी जिसे बर्लिन वार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जर्मनी का डिवीजन हो चुका था, हमने पढ़ लिया था वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में दोनों, ये एक देश जो बढ़ चुका था वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, उसका नाम हो गया था। नाटो का इस टाइम समय फॉर्मेशन हो गया था। नाटो का जो है अप्रैल 4, 1949 में इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था और आखिर यहाँ से जो संबंध थे उसमें जो बिगड़ने का दौर था उसमें तेजी आई। और क्योंकि ये दोनों जब से नाटो बन गया था तब से ये समझ लीजिए कि दोनों की जो समझौता था वो कोई उसमें गुंजाइश नहीं बचती थी समझौता करने की, क्योंकि नाटो ने मिलिट्री अलायंस था। इसके तहत जो नाटो के मेंबर है वेस्टर्न यूरोप के देश थे जिसमें शामिल और यूएस और कनाडा थे, ये इन्होंने मिलकर एक मिलिट्री अलायंस घोषित किया जिसके कारण इनके ऊपर किसी भी देश, मान लीजिए जैसे इसमें लगभग अगर मान लीजिए 20 देश है तो 20 में से अगर किसी के ऊपर भी हमला हुआ तो ये माना जाएगा कि सभी 20 देशों में हमला हुआ है और उस देश के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसने उसमें हमला किया है। इसी के अपने ये तो यूएस ने बनाया था ऑर्गेनाइजेशन और यूएसएसआर ने भी इसको देख के अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वार्सो पैक्ट, जिसे कहते हैं वार्सो पैक्ट। और वार्सो पैक्ट भी इसी आधार पर था नाटो के, और उसमें जो सोवियत यूनियन की जो उसने सोवियत यूनियन ने अपना गुट बनाया जिसमें ईस्टर्न यूरोप के देश शामिल थे और सोवियत यूनियन शामिल था। तो इनके ऊपर भी अगर किसी में हमला हो गया तो माना जाएगा कि सबके ऊपर हमला है। तो ऐसे करके दोनों ने अपना गुट बना दिया था, मिलिट्री गुट। इस दौरान कम्युनिस्ट चाइना भी हो गया था, चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ गई थी। ये अक्टूबर 1, 1949 की बात है। इससे कोल्ड वार में इंटेंसिफाई हो गया। कोल्ड वार इंटेंसिफाई इस तरीके से हो गया कि अब कम्युनिस्ट सरकार में एक बड़ा देश शामिल हो चुका था, चाइना। कोरिया वार हमने पढ़ लिया था, कोरिया वार भी हो गया था और जापान के साथ पीस ट्रीटी साइन हो गई थी जिसके तहत जापान एक डेमोक्रेसी बन चुका था और यूएस का एलाई बन चुका था, एलाई, जिससे सोवियत यूनियन में थोड़ा वहाँ पर वहाँ की जो सरकार थी उसको अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि वो चाहता था कि जापान में जो सत्ता है उसके जैसे कम्युनिस्ट सरकार आनी चाहिए, लेकिन उसका फेल हो गया यहाँ पर प्लान और आखिरकार जापान यूएसए का एलाई बना था। अब हम थर्ड स्टेज ऑफ कोल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड स्टेज यहाँ पर स्टालिन की डेथ हो गई थी और उनकी जगह जो आए थे क्रुश्चेव आए थे। तो क्रुश्चेव जो उनकी पॉलिसी थी वो डीस्टैलिनाइजेशन यानी स्टालिन का जो पॉलिसी थी उसको बदलना इनका मोटो था क्रुश्चेव का। इन्होंने कई कॉम्प्रोमाइज़ किए अमेरिका के साथ
जैसे कि इस दौरान यूएसएसआर ने भी अपना पहला एटम बम फोड़ दिया था। इसके अलावा सीटो और वार्सो पैक्ट हो गया था। सीटो अमेरिका द्वारा किया गया था पैक्ट, मिलिट्री अलायंस था ये भी, और वार्सो पर चुके ये यूएसएसआर और उसके ईस्टर्न यूरोप के देशों ने किया था। तो ये सीटो जो था ये अमेरिकन मिलिट्री अलायंस था, इसमें एशिया के देश शामिल थे, क्योंकि नाटो तो यूरोप का था और सीटो एशिया के लिए था। अमेरिका की पॉलिसी कि यहाँ पर कम्युनिस्ट देश सत्ता में ना आए, कम्युनिस्ट सरकार ना आए इन देशों में, एशिया के देशों में, उसको उसको यहाँ पर उसको पॉलिसी के तहत इन्होंने सीटो का गठन किया था। इसके अलावा इंडो चाइना में सिविल वार शुरू हो गया था। इंडो चाइना, यहाँ पर वियतनाम की बात की जा रही है। वियतनाम में समय सिविल वार चला था। कम्युनिस्ट और यूएस के एलाई जो थे उनके बीच में, कम्युनिस्टों को जो सहायता दे रहा था वो यूएसएसआर दे रहा था, जबकि यूएस जो था वो अपनी सरकार जो यहाँ पर उसने लगा रखी थी, सेना भी बहुत बड़ी पैमाने में यूएस ने उतार रखी थी वियतनाम में। तो नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्टों की सरकार थी, साउथ वियतनाम में इस समय यूएस के जो एलाई थे उनकी सरकार थी। आखिरकार ये काफ़ी लंबे साल तक इनकी लड़ाई चली और यूएस यहाँ से अपनी सेना इसने बुला दी और जो नॉर्थ वियतनाम था उसने साउथ वियतनाम में भी कब्जा कर लिया और पूरे देश को कम्युनिस्ट बना दिया था। तो ये इसकी अपनी बड़ी कहानियों से हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं। इस समय हंगरी क्राइसिस हो गया था, कोल्ड वार भी शुरू हो गया था। हंगरी में जो सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार, उसका सपोर्ट बेस गिर रहा था, तो यहाँ पर सोवियत यूनियन ने अपनी सेना भेजी और यहाँ के जो प्रोटेस्ट था उसको दबा दिया था। इसके अलावा आइजनहावर डॉक्ट्राइन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी डॉक्ट्राइन दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका प्रेसिडेंट को पावर है कि वो अपनी सेना भेजे कम्युनिज्म को रोकने के लिए, यानी जिस देश में कम्युनिस्ट का खतरा है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का, वहाँ पर अमेरिका अपनी सेना भेज सकता है। ये आइजनहावर ने कहा था। इसके तहत उसने कई जगह अपनी सेना भेजी, जैसे जर्मनी, इंडो चाइना, कोरिया, जापान, मिडिल ईस्ट, यहाँ अमेरिका ने अपनी सेना का बेस बनाया। अब हम फोर्थ स्टेज में स्टार्ट करने वाले। फोर्थ स्टेज की ये 1959 से 1962 तक चला, जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस तक ये दौर चला था। 1962 की बात है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था। तो इस दौरान जो हुआ था, थोड़े संबंध अच्छे होने लगे थे। क्रुश्चेव ने, जो वहाँ के सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अमेरिका के विजिट में गए और इन्होंने 13 दिन वहाँ अमेरिका में रहे और काफ़ी उन्होंने उनके अमेरिका के विभिन्न पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। लेकिन संबंध अच्छे हो रहे थे, लेकिन एक घटना ऐसे हो गई कि इनके संबंध फिर से बिगड़ने शुरू हो गए। वो थे यूटी इंसिडेंट। यूटी एक स्पाई प्लेन था, जासूसी प्लेन, और अमेरिका ने इसे सोवियत यूनियन की बाउंड्री के पास ही पकड़ा गया था ये प्लेन। और सोवियत यूनियन ने इसको जब पकड़ लिया था तो उनको ये पता लगे कि अमेरिका उनके ऊपर जासूसी कर रहा है, अमेरिका जासूसी कर रहा था सोवियत यूनियन पर। तो इससे ये प्रूफ भी मिल गया था उनको, ये प्रूफ मिल चुका था। U2 जो प्लेन था पकड़ लिया था सोवियत यूनियन ने। तो इससे संबंध बिगड़ने शुरू हो गए और जो संबंध बड़ी मुश्किल से सुधरने की ख्वाहिश थी इन दोनों देशों की, उसमें कोई तरक्की नहीं हो पाई। बर्लिन वार क्राइसिस हो गया था। इसमें बर्लिन में इन्होंने दीवार भी बना दी थी सोवियत यूनियन ने, तो बर्लिन वाल जैसे कहा गया था। इसके तहत ईस्ट जर्मनी को वेस्ट जर्मनी से अलग कर दिया गया दीवार के तहत। और अब आता है मेन पॉइंट, जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था? क्यूबा को हमें समझना जरूरी है। क्यूबा इस समय अमेरिका का पड़ोसी देश है और यहाँ पर अमेरिका अपनी जो पसंदीदा सरकार है उसको चाहता है कि यहाँ पर आती रही, और उसके लिए अपनी सेना भी हिस्ट्री में कई बार क्यूबा में भेज चुका है। तो यहाँ की जो क्यूबा के रेवोल्यूशनरी लोग थे उनको पसंद नहीं था अमेरिका उनका बिग ब्रदर के रूप में उन्हें पसंद नहीं था, और वो चाहते थे कि अपने देश में इंडिपेंडेंट पॉलिसी चले, अमेरिका तय ना करे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अपने हिसाब से चलने वाले जो लोग थे वो अमेरिका से घृणा करते थे, और यहाँ पर उन्हीं लोगों में से एक थे फिदेल कास्त्रो। साथ में ये कम्युनिस्ट विचारधारा से भी काफ़ी प्रभावित थे फिदेल कास्त्रो। तो इन्होंने यहाँ रेवोल्यूशन की थी, और यहाँ पर वो रेवोल्यूशन के तहत इन्होंने क्यूबा की जो अमेरिका वाली सत्ता थी उसको खत्म कर दिया और यहाँ पर इंडिपेंडेंट कम्युनिस्ट सरकार बनाई। तो अमेरिका जैसी बात यहाँ पर सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि अब कम्युनिस्ट उसके दरवाजे के सामने पहुंच गए थे, क्योंकि क्यूबा उसके पड़ोस में लगता है, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसने यहाँ की सरकार के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी, सैंक्शन लगा दी दुनिया भर के। और एक यहाँ पर बड़ा मामला यहाँ पर ये 1962 में आया, जब अमेरिका को पता लगा कि यहाँ पर सोवियत यूनियन अपना मिसाइल बेस बना रहा है क्यूबा में। अब क्योंकि अगर सोवियत यूनियन मिसाइल बेस बना देता है तो उससे अमेरिका के ऊपर कभी भी कुछ ही मिनटों के ऊपर अमेरिका के ऊपर मिसाइल अटैक हो सकता है, क्योंकि क्यूबा उसका पड़ोस देश है। तो जाहिर सी बात है मिसाइल का कुछ ही सेकंडों में अमेरिका की धरती में पहुंच सकती है मिसाइल। तो इसी वजह से इन्होंने, जो अमेरिका है उसने क्यूबा सरकार और सोवियत यूनियन को धमकी दी कि अगर तुमने ये बेस नहीं हटाया यहाँ से अपना मिसाइल बेस, तो हम सीधे वार की घोषणा कर देंगे। इसी को हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहते हैं, जिसके तहत आखिरकार समझौता हुआ और सोवियत यूनियन ने क्यूबा से अपना मिसाइल बेस हटा दिया था। तब जाके बड़ी, क्योंकि कोल्ड वार में सबसे टेंशन भरी सिचुएशन, इसे में पूरे कोल्ड वार में सबसे टेंशन जब हुआ था तो इसी दौरान हुआ था। ऐसा लगने लग गया था कि तीसरा विश्व युद्ध यहाँ पर शुरू होने वाला है, क्योंकि ऐसा सोवियत यूनियन ऐसा लग रहा था समझौता नहीं करेगा, लेकिन अच्छा हुआ जो कि दोनों देशों को समझदारी से उन्होंने फैसला लिया और ये तीसरा विश्व युद्ध यहाँ पर होने से बच गया क्यूबा में। अब हम पढ़ते फिफ्थ स्टेज कोल्ड वार की। ये 1963 से चली और 1979 जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इन्वेजन किया, तब तक ये जो दौर चला था उसको हम फिफ्थ स्टेज कहते हैं। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान इन्वेजन तक 1960 से 1979 तक। इसके तहत इन दोनों में समझौते हुए, जैसे इन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में दोनों ने मिलकर साइन किया, जिसके तहत जो न्यूक्लियर टेस्ट थे उनमें पार्शियली तौर में बैन कर दिया गया था, यानी आप मिलकर ये देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो अंडरग्राउंड करना पड़ेगा उन्हें टेस्ट। इसमें कई देशों ने और सिग्नेचर किए, लेकिन अभी तक भारत ने इसमें सिग्नेचर नहीं कर रखा। इंडिया डिड नॉट साइन इट।
और इसके अलावा पाकिस्तान ने भी इसमें साइन नहीं कर रखा है। और मुझे लगता है जहाँ तक नॉर्थ कोरिया ने भी इसमें साइन नहीं किया अभी तक। इन तीनों देशों को छोड़ के जिनके पास एटम बम है, बाकी सभी देशों ने इसमें साइन कर रखा है। इसके अलावा जो कोल्ड वार था उसको खत्म करने की यहाँ पर कोशिश की गई। दोनों में काफ़ी अच्छे रिश्ते भी बनने शुरू हो गए थे, जैसे दोनों एक दूसरे के देश में जाया करते थे। हालांकि कुछ टेंशन भी हमें देखने को मिली, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसमें इंडिया का साथ सोवियत यूनियन ने दिया था, जबकि पाकिस्तान का साथ यहाँ पर अमेरिका ने दिया था। तो ऐसे भी इनका प्रॉक्सी वार चलते रहते थे। अरब इसराइल वार भी हुआ था, जिसमें इसराइल की मदद यूएस ने की थी, जबकि अरब देशों को हथियार मुहैया करा रहा था सोवियत यूनियन। इसके अलावा ग्लासगो समिट हुआ था, जिसमें टेंशन खत्म करने की कोशिश की गई थी। और अब हम चलते 6 स्टेज ऑफ कोल्ड वार की तरफ चलते हैं, जिसके तहत यहाँ पर सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान में इन्वेजन किया था, उससे लेकर जब उसने वहाँ से अपनी सेना हटा दी थी, उस दौर को हम 6 स्टेज के रूप में जानते हैं, इन्वेजन से लेकर एंड ऑफ इन्वेजन। अब इसमें वो ये है कि जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी, तो अमेरिका को जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगा, और साथ में पाकिस्तान को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी बॉर्डर लगती थी अफगानिस्तान में। तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर मुजाहिदीन खड़े कर दिए, अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर। मुजाहिदीन जो थे ये कम्युनिस्ट जो थी वहाँ की आर्मी सोवियत यूनियन की, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। और वहाँ पर लगभग 8-9 साल तक ये इन्वेजन रहा, और इस इन्वेजन में सोवियत को कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि मुजाहिदीन उसके जो प्लान थे उसको फेल कर दे रहे थे। तो आखिरकार इसको नुकसान भी बहुत हो रहा था। सोवियत इस समय इकोनॉमी इनकी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, तो इस वजह से आखिरकार इनको अफगानिस्तान से हटना पड़ा था, और यहाँ पर मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया था। तो ये 6 स्टेज ऑफ कोल्ड वार में थी। इस दौरान जो अच्छे रिश्ते बनने शुरू हो गए थे यहाँ पर, वो उसमें कटुता फिर से आने लगी थी, और उसकी वजह ये थी कि सोवियत ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया था। हालांकि इस समय जो सत्ता में आए थे सोवियत में, उनका नाम था गोरबचेव एक लिबरल विचारधारा में चलने वाले थे। उन्होंने ऐसी पॉलिसी सोवियत यूनियन में लाना चाहिए जिसे हम ग्लासनोस्ट कहते हैं या पेट्रुस्का, ये दोनों लाके उन्होंने सोवियत यूनियन को काफ़ी फ्रीडम दिया। और वो फ्रीडम का ये हुआ असर कि वहाँ पर सोवियत यूनियन का जो सिस्टम था उसके ऊपर हमला था वो, क्योंकि सोवियत यूनियन में ऐसा फ्रीडम का कोई सिस्टम नहीं था। तो एकदम से उसके ऊपर जब फ्रीडम आ गई तो पूरा सिस्टम ही चरमरा गया, और वहाँ का एंड हो गया। सोवियत यूनियन का यहाँ पर एंड हो चुका था। लगभग 1990 या 1991 तक ये सोवियत यूनियन टूट चुका था, और इसके जो देश थे कई भागों में बढ़ गया। रसिया अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया, इसके अलावा छोटे छोटे देश भी अलग हो गए। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो 6 स्टेज इसकी महत्वपूर्ण स्टेज है। सोवियत यूनियन डाउनफॉल उसका क्यों हुआ, ये हमें समझना जरूरी है। डाउनफॉल ऑफ सोवियत यूनियन क्यों हुआ? पहली वजह थी कि सोवियत यूनियन जो था इकोनॉमिक कोलैप्स हो रही थी उसकी। दूसरी वजह ये थी कि गोरबाचेव जो उनके एकदम से जो लोगों को आज़ादी मिली थी, वो लोगों ने उसका ज़्यादा ही फ़ायदा उठा लिया और अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, गोरबाचेव पॉलिसी। तो ये वजह ही थी। और इनकी मिलिट्री जो थी, उसकी जो मिलिट्री जो यहाँ पर मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी अमेरिका के मामले में पिछड़ने लग गए थे। तो ये कुछ वजह रही जिसके कारण सोवियत यूनियन का यहाँ पर विघटन हो गया, और यहाँ पर कोल्ड वार का एंड हो चुका था। बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी, और इसके अलावा जब ईस्टर्न यूरोप में जहाँ कम्युनिस्ट सरकार थी, सब सरकारों को गिरा दिया गया था। और इस तरीके से हम सोवियत यूनियन का खत्म होता हुआ देखते, और यहाँ पर कोल्ड वार का भी एंड हो गया था। तो हमने देख लिया था कि सोवियत यूनियन का डाउनफॉल हो चुका था इस समय। लेकिन अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। जो भी ट्रीटी हुई थी, नाटो हो गया, वार्सा हो गया, इस तरीके के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो यूरोप था, यूरोप जो देश है आज लगभग 50 देश यूरोप में है, और इनकी भाषाएं भी अलग अलग है। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पुर्तगीज, स्पेनिश, इस तरीके से कई भाषाएं। लेकिन इनके बीच में कुछ समानता है जो इनको एक लोग जैसा बनाती है। जैसे कि मेजोरिटी लोग यहाँ वाइट रेस से है। इसके अलावा इनकी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी इन सभी देशों में काफ़ी अच्छी है, इकोनॉमी भी इनकी काफ़ी एडवांस है। तो इस तरीके से इनमें कुछ ऐसी विशेषताएं जो इनको एक जैसा बनाती है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था, तो कई लोगों ने कोशिश यही की थी कि यूरोप को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, ताकि इनके बीच में एकता आ जाए। ऐसा कई नेताओं का सोचना था, क्योंकि उनको लगता था अगर एकता नहीं ला सके यूरोप में, तो तीसरा विश्व युद्ध भी यूरोप से ही शुरू होगा। क्योंकि फर्स्ट सेकेंड यूरोप से शुरू हुए थे, तो थर्ड वर्ल्ड वार भी का डर था। उसी वजह से इन्होंने यूरोप को एक सूत्र में बांधने की सोची, और इसी के तहत जो कोशिशें थी वो शुरू हो गई थी। अब सबसे पहली बात यह है, पहले तो जब कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे काउंसिल ऑफ यूरोप की इन्होंने स्थापना की थी, जिसके तहत ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड और इटली, इन देशों ने मिलकर एक प्लान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसके तहत यहाँ पर जो इनका एम था वो ये था कि एक काउंसिल बनाई जाए, जिसके तहत स्टेट एक पार्लियामेंट्री असेंबली हो। जैसे किसी देश में पार्लियामेंट होती है, उसी तरीके से पूरे यूरोप की एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, उसका एक मिनिस्टर होने चाहिए, उसके सेक्रेटरीट होने चाहिए। ये एक था इनका। इसके अलावा इन्होंने ट्रीटी भी काफ़ी ट्रीटीज दौरान सेकंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद साइन की गई थी, जिसमें दूसरा स्थान था डुनकिर्क ट्रीटी। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने साइन किया था। ये एक मिलिट्री अलायंस है इन दोनों के बीच में, ब्रिटेन एंड फ्रांस, जिसके तहत ये 50 साल तक के लिए थी ट्रीटी। इसके तहत अगर जर्मनी फिर से इनके ऊपर आक्रमण करता है तो दोनों मिलकर जर्मनी को हराएंगे। ये डुनकिर्क ट्रीटी का इसमें था। अब ब्रुसेल ट्रीटी ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटी है। ब्रुसेल ट्रीटी जो था, इसके तहत ये कहा गया था कि किसी भी मिलिट्री एग्रेशन, अगर कोई मिलिट्री आक्रमण होगा किसी भी देश में, तो ऐसा माना जाएगा कि सबके ऊपर आक्रमण है जो इस ट्रीटी के ऊपर साइन करते हैं।
और इसी से ही हमें यूरोपियन यूनियन की हमें बुनियाद यहीं से देखने को मिलती है। हालांकि यूरोपियन यूनियन अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन ये ट्रीटी ब्रुसेल्स ट्रीटी से इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। नाटो के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये नाटो भी यूरोपियन देश इसमें ज़्यादा शामिल थे। इसके अलावा यूएस जो कि यूरोप में नहीं है और कनाडा भी यूरोप में नहीं है। तो मतलब इसका मतलब ये अटलांटिक ओशियन से जिन जिन देशों की बाउंड्री लगती है वो इसमें शामिल थे। हालांकि कुछ बाद में इसमें बढ़ोतरी आई और तुर्की जैसा देश भी इसमें शामिल हो गया था, लेकिन शुरुआत में ये जो था यूरोप और यूएस कनाडा का मिलिट्री अलायंस था। अब यहाँ पर इसके अलावा जो ट्रीटी साइन की गई थी, यूरोपियन डिफेंस कम्युनिटी ट्रीटी थी, वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन बनाया गया था, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप करने की कोशिश की गई थी। यानी कोशिश ये थी देशों की कि यूरोप के सभी देशों का जो इकोनॉमी है उसको एक दूसरे से जोड़ा जाए, ताकि दोनों के बीच में किसी भी देश जो आपस में इस ट्रीटी में साइन करते हैं उनकी जो इकोनॉमी है एक दूसरे से इतनी हद तक जुड़ जाए कि वो लड़ाई के बारे में सोच ना सके, क्योंकि अगर वो लड़ाई करेंगे तो उनकी इकोनॉमी को नुकसान होंगे। इसलिए वो सभी देशों को इकोनॉमिक तौर में जोड़ना चाहते थे। ट्रूमैन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस समय डॉक्ट्राइन दी थी हमने, जिसे ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के रूप से जाना जाता है। इसके तहत उन्होंने तुर्की और ग्रीस को 40 करोड़ डॉलर का समर्थन दिया था। इसके तहत इन्होंने इस देश में कम्युनिस्ट देश, मजबूत कम्युनिस्ट यहाँ पर रेवोल्ट हो रहे थे, तो उसको दबाने के लिए इन दोनों देशों को आर्थिक सहायता दी गई थी। इसके अलावा एक बेनेलक्स भी बना था ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग ने मिलकर एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत इन्होंने कस्टम यूनियन बनाया अपना। यानी एक वन इकोनॉमी, ये तीनों देशों ने मिलकर अपनी एक इकोनॉमी काउंसिल बनाई थी। इसके अलावा मार्शल प्लान भी हम पढ़ चुके हैं। मार्शल प्लान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, 4 साल तक लगभग ये चला था, 1948 से 1952 तक, जिसके तहत यूरोपियन देश को 11 मिलियन डॉलर की सहायता दी गई वेस्टर्न यूरोप के देशों को, और इससे काफ़ी देशों में कम्युनिस्ट राज आने से बच गया और अमेरिका ने साथ में इन देशों में अपनी ग्रिप भी मजबूत बना दी थी। अब ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन भी यहाँ पर हुआ था, जिसके तहत इन दोनों सभी देशों ने आपस में इकोनॉमिक काउंसिल बनाई थी। इसके अलावा OECD जो अभी भी है, OECD देश, OECD अभी भी आप इसके बारे में जिक्र सुनते होंगे। तो ये देश 1961, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी 1961 में अस्तित्व में आई थी और इसने OEC को खत्म करके ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसके तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देश इसमें शामिल हुए थे, जिसके तहत इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की थी देशों में। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल अदर कंट्रीज। तो ये इकोनॉमिक अलायंस था OECD, अभी भी है ये। इसके अलावा यूरोपियन पेमेंट यूनियन भी समय आ गया था, काउंसिल ऑफ यूरोप भी स्थापना हुई थी। अब यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पर बनने का हमें शुरुआत देखने को मिलती है, जिसके तहत सबसे पहले यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना की गई थी 1952 में। फिर उसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन कॉमन मार्केट लाई थी, जिसके कारण इन्होंने सब जो यूरोप था उसको कॉमन मार्केट बना दिया। यानी कोई भी देश जो है वहाँ के लोग किसी दूसरे देश में, यूरोप के देश में आ जा सकते हैं, जो इस ट्रीटी में साइन कर सकता था बिना किसी वीज़ा के। इसके अलावा यूरोपियन एटॉमिक काउंसिल बनाई थी इन्होंने, यानी पूरे यूरोपियन देशों की एक एटॉमिक काउंसिल होगी। तो दोस्तों अभी तक हमने कई ट्रीटियों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटी थी वो थी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी एंड यूरोपियन यूनिटी। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो कि 1991 में साइन की गई थी, ये एक मॉनेटरी यूनियन बना दिया गया यूरोप को, पॉलिटिकल यूनियन के बना दिया गया और वीजा सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया यूरोप में इस ट्रीटी के तहत। इसमें जो मॉनेटरी यूनियन बनाया गया, यानी यूरोप की एक करेंसी होगी जिसका नाम यूरो रखा गया। इसके अलावा पॉलिटिकल यूनियन बनाया गया जिसके तहत यूरोप की एक पार्लियामेंट होगी और उसकी जो अपनी पार्लियामेंट के अपने लीडर चुन के आएंगे और वो लीडर जो है डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे यूरोप की। वीज़ा सिस्टम खत्म करने का फ़ायदा ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति यूरोप का दूसरे देश में जा सकता था बिना वीज़ा के। तो ये सब सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी को ही माना जाता है और इसी का हम देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा प्रभाव इसी ट्रीटी का पड़ा था। अब हमने वेस्टर्न यूरोप के बारे में पढ़ लिया कि किस तरह उसने अपने क्षेत्रों को एक दूसरे ट्रीटी के तहत आपस में गठबंधन किया। उसी तरीके से ईस्टर्न यूरोप में भी काफ़ी कुछ हो रहा था जो कि कम्युनिस्टों के प्रभाव में था, वहाँ किस तरीके से यूनिफिकेशन हो रहा था, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वार्सो पैक्ट हुआ था यहाँ पर। वार्सो पैक्ट को हम पढ़ भी चुके हैं अभी, लेकिन इसे अभी गहराई से पढ़ेंगे। सबसे पहले 1955 में ये साइन किया गया था। इसको जो अटेंड किया था अल्बानिया ने किया था, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, ये सब जो थे ईस्टर्न यूरोप के देश है और सब में इस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और साथ में सोवियत यूनियन ने इसको इसमें सिग्नेचर किए थे। यूगोस्लाविया जो कि एक कम्युनिस्ट देश था वो इसमें शामिल नहीं हुआ था क्योंकि उसने अपनी न्यूट्रलिटी घोषित कर दी थी, इस वजह से इसमें इसने शामिल होने से मना कर दिया था वार्सो ट्रीटी में। और चाइना जो था वो एक ऑब्जर्वर के तौर में इसमें भाग लिया था, हालांकि इसका पार्टिसिपेटिंग कंट्री नहीं था, केवल ये ऑब्जर्वर था चाइना। इन्होंने 20 ईयर पार्टनरशिप का सिग्नेचर किए जिसको वार्सो पैक्ट के रूप से जाना गया। इसमें प्रोवाइड ये किया गया था अगर इन देशों में से किसी भी देश में अगर हमला होता है तो ये माना जाएगा कि पूरे वो जिन देशों ने इसमें सिग्नेचर कर रखा है उन सभी के ऊपर हमला माना जाएगा। जैसे हम नेटो के बारे में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही ये मिलिट्री पैक्ट था और उसको मिलिट्री असिस्टेंट दी जाएगी उस देश में जिसमें हमला हुआ है। इसके अलावा पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी भी इसमें बनाई गई थी जिसमें एक मेंबर होता था हर देश का और ये एक साल में 2 बार इसकी बैठक होती थी। ये काउंटर पार्ट था नेटो का, काउंटर पार्ट था, जैसे नेटो था बिल्कुल वैसे ही था, बस फर्क ये था कि ये कम्युनिस्टों का ऑर्गेनाइजेशन था, वो नेटो कैपिटलिस्ट देशों का था। और जब कोल्ड वार खत्म हो गया तो ये अपने आप ही भंग कर दिया गया इस वार्सो पैक्ट को और अभी ये अस्तित्व में नहीं है, जबकि नेटो अभी भी अस्तित्व में है, स्टिल इन एग्जिस्टेंस। तो जब नेटो की क्रिटिसाइज लोग करते थे इसी वजह से क्रिटिसाइज करते कि इसे भी अब खत्म कर देना चाहिए। जब वार्सो
ख़त्म हो गया तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है नेटो की। लेकिन अभी भी नेटो को अमेरिका नहीं करना चाहता है ख़त्म, और अभी तक काफ़ी विवाद का केंद्र बिंदु बना रहता है नेटो, क्योंकि रसिया इसके खिलाफ रहा है हमेशा से, अभी भी है। अब हमने पढ़ लिया इसके अलावा कम्युनिस्ट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जिसे कोमिन्फॉर्म कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि यूरोप में कम्युनिस्ट पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करना। इसके तहत सोवियत यूनियन अपनी पॉलिसी ईस्टर्न यूरोप के देशों में डाला करता था, और कम्युनिस्ट वर्क एथिक्स इसके तहत देशों को दिए जाते थे। अब कुछ ऐसे देश थे जो, कुछ ही नहीं बल्कि मेजोरिटी जो देश थे, वो इन दोनों जो गुट है उसमें सम्मिलित नहीं थे। उन्हें हम थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, तीसरी दुनिया, या फिर नॉन अलाइनमेंट, जिसका किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं है उसको नॉन अलाइनमेंट कंट्री के रूप से जाना गया। पहली दुनिया कैपिटलिस्ट थी, दूसरी दुनिया कम्युनिस्ट थी, जो दोनों में नहीं थे वो तीसरी दुनिया के रूप में से जाना गया। हालांकि थर्ड वर्ल्ड को कई लोग गरीब नेशन के तौर में भी जानते हैं, थर्ड वर्ल्ड पुअर नेशन, लेकिन इसका असली में मतलब ये है कि जो दोनों गुटों में शामिल नहीं थे उनको थर्ड वर्ल्ड कहा गया था शुरुआत में। हालांकि अब इसका इस्तेमाल दूसरे तौर में भी किया जाता है, और इसको सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था 1952 में फ्रेंच डेमोग्राफर एल्फ्रेड सेवी ने इस्तेमाल किया था ये शब्द। इसका मतलब उन्होंने ये समझाया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो है जो फ्रेंडली रिलेशन चाहती है सभी देशों के साथ, किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती और किसी के ब्लॉक में नहीं जोड़ना चाहती, कैपिटलिस्ट के ब्लॉक में भी नहीं जोड़ना चाहती और कम्युनिस्टों के ब्लॉक में भी नहीं जोड़ना चाहती। और इसकी जो शुरुआत करने में श्रेय जो जिन नेताओं को जाता है उसमें जवाहरलाल नेहरू अग्रणी भूमिका थी उनकी। इसके अलावा नासिर जो इजिप्ट के राष्ट्रपति थे, इसके अलावा टीटो जो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, इन तीनों ने मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का आगाज़ किया था। अब क्योंकि ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सभी देशों से दोस्ती भरे रिश्ते रखना चाहती थी, क्योंकि कई देश ऐसे थे समय गरीब थे, खासकर थर्ड वर्ल्ड में एशिया और अफ्रीका के काफ़ी देश शामिल थे जिनके पास पैसों की कमी थी। तो उन्हें अमेरिका जैसे देशों जो अमीर थे समय उनसे पैसे की जरूरत थी, लेकिन वो उनके पॉलिसी के तहत नहीं चलना चाहते थे अमेरिका की। तो जितना हो सकता था उन्होंने अपने सभी ने मिलकर एक हमने पढ़ चुके हैं जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो ने मिलकर इस मूवमेंट की स्थापना की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और इसके तहत यही आपस में बैठक करते रहते थे नेताएं कि किस तरीके से हम अपनी पॉलिसी, अपना एक अलग गुट बनाए जो कि हमारी जो हित है उसकी रक्षा कर सके। और यहाँ पर जैसे लिखा भी गया, एशिया अफ्रीका का जो यूनिटी है उसकी शुरुआत 1947 से शुरू हो गई थी, और उसी के तहत नेहरू ने एशिया कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। अगली एशिया कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में 1949 में हुई थी, जिसका मुख्य विषय ये था कि इंडोनेशिया जो समय गुलाम देश था उसकी आज़ादी के बारे में इसमें चर्चा की गई थी। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस ने डिमांड किया कि इंडोनेशिया के जो स्वतंत्रताकारी लोग हैं उनको जेल से छोड़ दिया जाए, और इसके तहत आखिरकार इंडोनेशिया 1950 तक इंडिपेंडेंट हो चुका था। तो उसमें एशिया कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा एफ्रो एशिया कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 1955 में बांडुंग इंडोनेशिया, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस थी, कभी कभी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है बांडुंग कॉन्फ्रेंस। ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसकी शुरुआत अगर हमें कहीं पर देखनी है तो यहीं पर ही मिलती है। अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत बांडुंग कॉन्फ्रेंस के बीच नॉन अलाइनमेंट के यहीं पर ही शुरू हुए थे। इसके तहत ये बांडुंग इंडोनेशिया में बैठक हुई थी। एफ्रो एशिया यानी अफ्रीका और एशिया के देशों ने इसमें सम्मिलित हुए थे। इसके तहत जो क्या क्या था, वो मिलिट्री अलाइनमेंट जो अमेरिका इस समय एशिया के देशों में और अफ्रीका के देशों में कर रहा था उसको इसकी निंदा की गई। जैसे सीटो एक एग्रीमेंट था, ये अमेरिका द्वारा मिलिट्री अलायंस था, और बगदाद पैक्ट भी अमेरिका द्वारा मिलिट्री अलायंस था, इसकी निंदा की गई। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये फैसला लिया कि जो तीसरी दुनिया के देश है उनको कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों से बच के रहना चाहिए और अपने अधिकार खुद तय करने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कहा कि जो देश है तीसरी दुनिया की वो पॉलिटिकल, जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होनी चाहिए नॉन अलाइनमेंट वाली होनी चाहिए। इसके अलावा डेवलपिंग कंट्री के सामने कई सारी चुनौती है, जैसे आर्थिक रूप से वो कमजोर है, सोशली वहाँ पर काफ़ी समस्या है, गरीबी है, स्टारवेशन, भुखमरी है और अशिक्षा है। इसके अलावा तरह तरीके के कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसमें बातचीत की गई थी, और इसमें ये कहा गया कि अगर उनको किसी पैसों की जरूरत है तो वो अमेरिका या सोवियत यूनियन के पास जा सकते हैं, लेकिन उनको अपनी जो आइडियोलॉजी है नॉन अलाइनमेंट के हिसाब से चलना होगा और अपने समझौता नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने इंपीरियलिज्म की घोर निंदा की, इस बांडुंग कॉन्फ्रेंस में कोलोनियलिज्म की घोर निंदा की। अवैध जो समय साउथ अफ्रीका में चला था, जो काले लोगों के साथ यहाँ पर भेदभाव हो रहा था। इसके अलावा फॉरेन इंटरवेंशन जो लगातार कोरिया में भी हुआ था, इसके अलावा दूसरे देशों में हो रहा था, वियतनाम में हो रहा था, इसकी भी निंदा की गई और कहा गया कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस के तहत सभी देशों को साथ मिलकर रहना चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, सभी को अधिकार होना चाहिए, डिसआर्मामेंट होना चाहिए, यानी जो न्यूक्लियर बम है उसकी जो वोट चल पड़ी है उसको खत्म करना चाहिए और शांति का माहौल बनाना चाहिए और दुनिया में शांति होनी चाहिए। ये हमें बांडुंग कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलता है, और इसी से ही हम नॉन अलाइनमेंट की शुरुआत यहाँ पर कह सकते हैं कि हालांकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ऑफिशियल तौर में 1961 में इस्टेब्लिश होता है, लेकिन उसके बीच हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसकी जो अभी जो कंट्री है शामिल, इसमें 115 देश नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में सम्मिलित है इस समय, इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। शुरुआत में 25 ही देशों ने इसमें भाग लिया था जब इसका पहला सेशन हुआ था 1961 में, बेलग्रेड में इसका पहला सेशन हुआ था। इसका ओरिजिन हम पढ़ चुके हैं कि इसके ओरिजिन बांडुंग कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेहरू, नासिर, मार्शल टीटो, ये जो देश के नेता थे इनकी बड़ी भूमिका थी इसको शुरू करने में।
इसके अलावा कोल्ड वार अपने चरम पर था इस समय, तो सभी जो देश थे इनको महसूस हुआ कि इनको भी अपना एक ऐसा गुट बनाना चाहिए जो कि किसी का पक्ष ना ले। अब इसकी मीनिंग और डेफिनेशन क्या है नॉन अलाइनमेंट की, तो इसका मतलब ये नहीं है आइसोलेशन। कई इसमें आरोप लगाते हैं कि आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी अपनाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और न्यूट्रलिटी की पॉलिसी जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसने कई जगह अपने आइसोलेशन की पॉलिसी को छोड़ा है। जैसे कि इसमें कई उदाहरण भी दिए गए कि किस तरीके से इसने आइसोलेशन की पॉलिसी को नहीं अपनाया। जैसे कि इसने अपार्थाइड जो साउथ अफ्रीका में भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ इसने अपनी आवाज़ उठाई है। इसके अलावा कई देशों में अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ भी इसने अपनी आवाज़ उठाई है। तो ये आइसोलेशन की पॉलिसी नहीं थी, बल्कि ये पॉलिसी थी सेल्फ डिटर्मिनेशन की, जो हम पढ़ चुके अभी तक, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, इस तरीके की पॉलिसी के आधार में चलता था। तो इसमें आइसोलेशन की जो आरोप लगाया जाता है कि आइसोलेशन की पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, गलत है। इसके अलावा इसके कंडीशन मेंबरशिप, अगर जो देश इसके मेंबर बनना चाहते थे तो उनके लिए कोई कंडीशन, कुछ कंडीशन थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो देश इसमें शामिल होना चाहता था उसको पीसफुल को एग्जिस्टेंस के ऊपर उसका विश्वास होना चाहिए। इसके अलावा उसकी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी होनी चाहिए। कोई अगर ऐसा देश जो कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के गुट में शामिल था वो इसमें भाग नहीं ले सकता था। इसके अलावा ये जो देश इसमें शामिल होना चाहता है कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ होना चाहिए वो देश, उसकी पॉलिसी। इसके अलावा कोई भी देश जो मिलिट्री ग्रुप में जिसने भाग ले रखा है, वार्सो पैक्ट या नाटो, वो इसका मेंबर नहीं बन सकता था। इसके अलावा वो कोई भी बायलैटरल मिलिट्री एग्रीमेंट में सम्मिलित नहीं हो सकता था किसी बड़े देशों के साथ। इसके अलावा अपने देश में किसी विदेशी ताकतों को मिलिट्री बेस बनाने का अधिकार नहीं देगा वो देश। ये इसकी कंडीशन थी। अब नॉन अलाइनमेंट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि एशिया और अफ्रीका के देश इस समय बड़ी मात्रा में आज़ाद होने लग गए थे। लगभग 1945 से 1955 के बीच लगभग सारे ही देश आज़ाद हो गए थे। तो जो ये देश आज़ाद हो रहे थे तो उनके ऊपर दोनों कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट देश दोनों के दोनों बड़ा कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इनको अपने गुट में शामिल किया जाए, इन देशों को जो आज़ाद हो गए, एशिया अफ्रीका दोनों को। तो इनको लालच दिया जा रहा था बड़ी मात्रा में, लेकिन उसी समय कुछ ऐसे देश थे वो खुश नहीं थे कि किस तरीके से गरीब देशों के ऊपर इनको लालच दिया जा रहा है और इनके देशों के अंदर मिलिट्री बेसिस बनाई जा रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई, क्योंकि ये कोई अपनी मर्जी से इनके पास नहीं जा रहे थे, इन देशों के गुट में शामिल नहीं हो रहे थे, बल्कि इनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही थी। तो इसी ज़बरदस्ती को रोकने के लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। अब ज़्यादातर कॉन्टिनेंट जिसमें शामिल हुए एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जो कि तीनों ही आर्थिक रूप से कमज़ोर देश है, तो तीनों ही महसूस हुआ इन देशों को कि इनको अपना एक गुट बनाना चाहिए। और साथ में खतरा इन देशों को ये था कि अगर सभी देश दो गुट में पड़ जाएंगे तो लड़ाई होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा वाल मेंटेलिटी के खिलाफ थे। और बेलग्रेड समिट, जो इसके सबसे पहले समिट था, उसे बेलग्रेड समिट कहते हैं, जो कि 1961 में हुआ था। और नेहरू ने समय बड़ी भूमिका थी उनके कन्विंस हुए कि मोरल फोर्स एंड द कलेक्टिव प्रेजेंस शुड एक्सिस्ट, यानी मोरल जो नैतिकता है उसे अपना जोर देना चाहिए। तभी जो ताकतवर देश है वो समझ सकते हैं कि उनके अलावा भी ऐसे देश हैं जो कि जिनकी वाकई में हैसियत है और वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तो ये उनका कहना था। यहाँ पर लिखा क्या है, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थे, ऐसा नहीं था कि उनके जो संबंध थे वो यूएस और यूएसएसआर के साथ खराब थे, बल्कि दोनों को के साथ उनका दायित्व था कि वो दोनों अच्छे संबंध रखे दोनों के साथ। अगर कोई आर्थिक सहायता लेना चाहता था दोनों गुटों से तो ले सकता था, लेकिन उसको ये ध्यान रखना था कि वो अपने स्वतंत्रता इन दोनों के साथ समझौता नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर उनके पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए अपनी। ये सब चीज़ें हमें नॉन अलाइनमेंट में देखने को मिलती है। अब एक एक करके हम जो इसके कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे और जो फैसले लिए गए थे। सबसे पहले हम पढ़ चुके बेलग्रेड 1961 में होता है। इसमें 25 देश इसमें सम्मिलित हुए थे और 25 एशिया के थे, अफ्रीका और 3 लैटिन अमेरिका के थे। इसने 27 पॉइंट प्रोग्राम को इसने अपनाया, जिसमें इसने कोलोनियलिज्म की घोर निंदा की, इंपीरियलिज्म की घोर निंदा हुई, और सभी जो देश अभी बचे हुए थे आज़ादी जहाँ मिलनी बाकी थी वहाँ पर इसने जोर दिया कि उनको आज़ादी दे दी जाए। इसके अलावा इसमें सभी को इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई, जो इस समय गरीब देश थे उनके बारे में, और इस साथ में इसमें डिसआर्मामेंट की बात की गई, यानी जो हथियार की रेस शुरू हो गई थी उसे खत्म करने की बात की गई थी। और दूसरा जो समिट हुआ था कायरो में हुआ था, जो कि इजिप्ट में है, 1964 में हुआ था। इसमें जो सम्मिलित देशों की संख्या थी वो बढ़ गई, 47 हो गई बढ़ के। इसके अलावा इसमें 11 ऑब्जर्वर देश शामिल थे। इसमें जो बात की गई थी वो पीस के बारे में और इंटरनेशनल कॉपरेशन के बारे में बात की गई थी, और इसमें वही बात जो दोहराई गई, कोलोनियलिज्म को खत्म करने की, इंपीरियलिज्म, अपार्थाइड को खत्म करने की, और फ्रीडम, इक्वलिटी और जस्टिस की बात साथ में की गई थी। तीसरा जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो लुसाका 1970 में हुआ था। इसमें संख्या और बढ़ गई थी और अब इसमें 54 देश इसमें सम्मिलित हो गए थे। और इसमें जो बात की गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो नॉन अलाइनमेंट कंट्री है उसका दायित्व होना चाहिए कि जो दुनिया भर में शांति और एक दूसरे के कोऑपरेशन देशों के बीच होना चाहिए, सहयोग इसके जरिए। और साथ में इसमें ये भी कहा था कि जो भी अगर किसी भी देश में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट है, तो इनसे दोनों देशों से कहा गया कि ये दोनों देश अपने जो
कॉन्फ्लिक्ट है, अपने जो विवाद चले उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए उसे। और इसमें पुर्तगाल को इस समिट में बाहर कर दिया गया क्योंकि वो अपने जो रिश्ते हैं साउथ अफ्रीका के साथ उसको तोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस समय अपार्थाइड की पॉलिसी अपना रहा था। तो जाहिर सी बात है जो साउथ अफ्रीका के साथ होगा वो इसमें शामिल नहीं हो सकता है। और साथ में वो कोलोनियलिज्म को भी इस समय सपोर्ट कर रहा था पुर्तगाल, तो इस वजह से पुर्तगाल को इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से निकाल दिया गया, उसकी मेंबरशिप से उसे हाथ धोना पड़ा। अब फोर्थ कॉन्फ्रेंस जो हुई थी अल्जीर 1973 में हुई थी, इसमें संख्या 75 मेंबर ने इसमें शामिल हुए थे। इसके तहत कई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रपोजल पेश किए गए थे, जिसमें साथ में इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात की गई, यानी जो देश है जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्स है उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है कोई दूसरा देश, और वो स्वतंत्र है अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। इसके अलावा साथ में व्यापार को बढ़ाने की बात की गई, टेक्निकल कॉपरेशन आपस में देशों के बारे में बात की गई। और पांचों जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कोलंबो में हुआ था 1976 में, इसमें संख्या देशों की 88 हो गई थी। और इसमें लैटिन अमेरिका अफ्रीका के जो समस्या थी उनके बारे में चर्चा की गई थी। इसमें सिक्योरिटी काउंसिल का जो वीटो पावर है उसके एबोलिश करने की बात की गई थी, क्योंकि जो भी देश नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल थे किसी को वीटो पावर नहीं थी, तो जाहिर सी बात है वो वीटो पावर के खिलाफ थे इस समय नॉन अलाइनमेंट वाले देश। तो इसी के तहत उन्होंने एक अपना पेशकश रखी थी यूनाइटेड नेशन में कि वीटो पावर को समाप्त कर दिया जाए और सभी देशों को बराबर अधिकार दिया जाए। और इसके अलावा जो यहाँ पर फैसले लिए गए थे, कॉपरेशन की बात की गई थी, डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में जो इकोनॉमिक सहयोग होना चाहिए उसके विषय में भी इसने जोड़ दिया था। सिक्स्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी हवाना में 1979 में हुई थी, इसमें 94 कंट्रीज ने सम्मिलित हुए थे, जिसमें लगभग दुनिया के 2/3 देश इसमें अब तक शामिल हो चुके थे। इसमें इन्होंने क्यूबा और वियतनाम की चर्चा की थी। और इसके अलावा इन्होंने जायरे सिंगापुर को जो चीज़ें हो रही थी यहाँ पर, क्योंकि सिंगापुर यहाँ पर थोड़ा यूएस के पक्ष में बात कर रहा था, तो सिंगापुर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ कुछ देश जो है अपनी एजेंडा के तहत चले थे। जैसे ये सिंगापुर जो चाहता था वो चाहता था कि जो उसके रिश्ते हैं वो पश्चिमी देशों के साथ मजबूत बने। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सभी देश जो थे, हालांकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल तो थे, उन्होंने मेंबरशिप ले रखी थी, लेकिन वो पूरी तरीके से इसकी जो आइडियोलॉजी थी उसके साथ उनका संबंध नहीं था पूरी तरीके से। और वो जो अपनी एक अलग पॉलिसी है उसके तहत, जैसे भारत के विषय में भी देखा जाए तो भारत इस समय सोवियत यूनियन के करीब आ चुका था, तो कह सकते हैं कि भारत भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेंबर तो था, लेकिन वो उसने अपना जो न्यूट्रलिटी थी कहीं ना कहीं उसकी न्यूट्रलिटी उसने सोवियत यूनियन के साथ मिलकर उस न्यूट्रलिटी को खो दिया और उसको छोड़ दिया अपनी न्यूट्रलिटी को। तो अब 7th नैम कॉन्फ्रेंस जो भारत में बैठी थी 1983, पहली बार भारत में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो इसको वैसे होना तो बगदाद में होना था, लेकिन ईरान इराक की लड़ाई के होने की वजह से भारत में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इसमें 101 देशों ने सम्मिलित हुए थे। इसमें उन्होंने अमेरिका को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जो दुनिया में समस्या हो रही थी, और साथ में इन्होंने सोवियत यूनियन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कई नॉन अलाइनमेंट देशों ने। तो देख सकते हैं यहाँ पर झुकाव जो है वो देशों ने उनका शुरू हो गया था। यहाँ पर जो दिल्ली कॉन्फ्रेंस जब चली थी इस समय की बात है, तो सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अटैक कर दिया था, तो फिर से जो कोल्ड वार था उसने प्रगति पकड़ी, उसमें तेजी आई। यहाँ पर जो कई देश जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसके जो रोल है उसकी जो जिम्मेदारी है उसके बारे में रिकन्सिडर कर रहे थे। इसके अलावा भारत भी सोवियत जो ऑक्यूपेशन हो गया था अफगानिस्तान में उसकी निंदा नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत भी जाहिर सी बात इस समय सोवियत यूनियन का दोस्त था तो उसकी निंदा नहीं कर सकता था। इसमें जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के तहत पीस और डिसआर्ममेंट की बात की गई थी वही जो हर समय की जाती है इनके द्वारा। इसके अलावा जो यहाँ पर व्यूज़ भी चेंजेस होने लगे थे, जैसे वियतनाम, साउथ यमन, सीरिया, इथोपिया सोवियत यूनियन का सपोर्ट कर रहे थे, जबकि नॉन अलाइनमेंट इनके पास मेंबरशिप थी, जबकि सिंगापुर, नेपाल, पाकिस्तान और इजिप्ट अमेरिका के साथ थे इस समय, तो ये भी नॉन अलाइनमेंट देश थे। लेकिन देख सकते हैं हम गुट यहाँ पर बनने शुरू हो गए थे नॉन अलाइनमेंट देश, अपने अपने गुटों के साथ अपने अपने जो उनकी आइडियोलॉजी थी उस हिसाब से सोवियत यूनियन और अमेरिका का समर्थन देना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वीक होने लग गया था। वीकनेस उसकी वाकई में शुरू एलजीएल से शुरू हो गई थी, उसकी 4th नैम कॉन्फ्रेंस से। और अब 8th नैम समिट के बारे में पढ़ते हैं हम, जो कि हरारे जिम्बाब्वे में था। इसमें यूएनओ से कहा गया था कि वो जल्दी उसे कदम लेना चाहिए, साउथ अफ्रीका का जो अपार्थाइड सिस्टम है उसको खत्म करना चाहिए, और साथ में नमीबिया जो उसका पड़ोसी देश है उसकी इंडिपेंडेंस घोषित कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय वो साउथ अफ्रीका के तहत गुलामी में था। साउथ अफ्रीका के जो वाइट यहाँ पर नेता थे उन्होंने नमीबिया को गुलाम बना रखा था। और आगे जो यहाँ पर कोई खास बात नहीं, अब 9th नैम कॉन्फ्रेंस बेलग्रेड में हुई थी 1989 में, इसमें 102 देशों ने भाग लिया था। और इसमें नमीबिया में जो आज़ाद हो गया था इस समय उसमें फ्री और फेयर इलेक्शन की बात की थी, और साथ में अफगानिस्तान क्राइसिस की भी बात हुई थी क्योंकि इस समय लड़ाई चली थी वहाँ। 10th जकार्ता में हुआ था कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में, जो इसमें 108 देशों ने सम्मिलित हुए थे। इसमें उन्होंने जो बात की गई थी, पहली बात तो ये की गई थी कि व्यापार बढ़ाने, आपस के डेवलपिंग कंट्रियों के बीच में व्यापार बढ़ाने की बात इसमें की गई थी। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन की बात की गई थी, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल अभी हम पढ़ेंगे यूएन के बारे में जब हम जिक्र करेंगे, तो सिक्योरिटी काउंसिल में
5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है और 10 टेम्परेरी मेंबर होते हैं। तो ये जो 5 मेंबर है जो हर समय रहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इनको इसमें चाइना, यूएस जो बड़े बड़े देश थे सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान उनको यहाँ पर जगह मिली थी। तो ये भेदभाव भरा रवैया अपनाया गया था क्योंकि इनको वीटो पावर दी गई जबकि दूसरे देशों को नहीं दी गई। तो इसमें बात की गई थी इस कॉन्फ्रेंस में कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी या तो सदस्यता बढ़ा दी जाए या तो वीटो पावर खत्म कर दी जाए। अब जो 11th नैम कॉन्फ्रेंस हुआ था, साथ में 10th जकार्ता में कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें मेंबरशिप मिल गई थी म्यांमार को क्योंकि उसमें वहाँ पर उस समय डेमोक्रेसी आ गई थी। इसके अलावा चाइना ने यहाँ पर ऑब्जर्वर की भूमिका में उसने ऑब्जर्वर जो देश होते हैं वो मेंबर नहीं होते हैं, वो केवल ऑब्जर्व करते चीज़ों को। तो चाइना इसका मेंबर नहीं था, हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है। 11th नैम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी कार्टिजाना में हुआ था 1995 में, इसमें 118 देश सम्मिलित हुए थे और ये कोलंबिया में है ये कार्टिजाना। इसमें नरसिम्हा राव भारत के जो उस समय प्रधानमंत्री थे वो उन्होंने भी इसमें शिरकत की थी। इसमें जो मेन डिक्लेरेशन पॉइंट थे वो ये थे कि इस समय सोवियत यूनियन टूट चुका था और अमेरिका एकमात्र विश्व शक्ति रहा था। तो उसके आधार में कई चीज़ें यहाँ पर चर्चा की गई थी, जैसे कि न्यूक्लियर फ्री जोन बनाने की बात की गई थी। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान ने जो प्रपोजल अपना दिया था जिसके तहत तो भारत के कश्मीर का जो मुद्दा है वो यहाँ उठाया उसने और कुछ देशों से उसे समर्थन मिला जिससे भारत ने इसकी निंदा की थी जो समिट था उसकी, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान का अंदरूनी मुद्दा है बायलैटरल। तो इस तरीके से यहाँ पर भारत ने यहाँ पर ये कहा कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस में उठाना इसे सही नहीं है। इसके अलावा 12th नैम कॉन्फ्रेंस जो डरबन में हुई थी 1998 में, इसमें जो मुख्य बात ये कि इसमें बात की गई जो न्यूक्लियर वेपन है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, हर देश जो है अपने न्यूक्लियर वेपन को नष्ट करते। इसके अलावा 13 नैम कॉन्फ्रेंस हुई थी कोलालमपुर में 2003 में जो हुई थी, उसमें जो बात की गई थी उसमें ईरान यहाँ पर इराक का यहाँ पर संकट हो गया था क्योंकि यहाँ पर लड़ाई हो गई थी। यूएस ने यहाँ पर इन्वेड कर दिया था इराक में, सद्दाम हुसैन थे इस समय राष्ट्रपति यहाँ के। तो यूएन ने मीडिएशन की थी यहाँ पर और सैंक्शन लगाए गए थे यूएन द्वारा। तो उसके बारे में इन्होंने यूएन से बात की और साथ में यूएन को ये कहा कि जो इराक के ऊपर सैंक्शन लगाए गए उसे हटा देना चाहिए क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी में बुरा प्रभाव पड़ रहा है उनसे। अब जो नॉन अलाइनमेंट हम इतने पढ़ चुके हैं, लगभग हमने 13 कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ लिया है, तो हम क्या कह सकते हैं। जो हमने ये पढ़ लिया कि उनके मुद्दे क्या क्या होते थे, हमने ये भी देख लिया कि उन्होंने किस तरीके से उनका जो एकता थी वो धीरे धीरे करके वो बिखरती जा रही थी और वो अपनी साइड लेने लग गए थे। तो जैसी बात है कि इसकी क्रिटिसिज्म भी हमें पढ़नी चाहिए। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना जो इसकी की जा सकती है, आलोचना की जो इसकी हमें खमियाँ जो थी, पहले सबसे बड़ी खमी इसकी जो ये थी कि ये यहाँ पर जो सबसे पहले जैसे जो सबसे बड़ी इसकी कमी थी वो ये थी कि मान लीजिए नॉन अलाइनमेंट देश में अगर हमला हो जाता है, नॉन अलाइनमेंट देश में हमला हो गया, जैसे इंडिया नॉन अलाइन देश था, इसमें हमला हो गया चाइना द्वारा 1962 की बात है। तो इंडिया को कोई सपोर्ट करने नहीं आया, जितने नॉन अलाइनमेंट देश थे किसी ने इंडिया को मिलिट्री सपोर्ट नहीं भेजा क्योंकि मिलिट्री पैक नहीं था, ये मिलिट्री पैक नहीं था। अगर जैसे हमने नेटो और वार्साव के बारे में पढ़ा वो मिलिट्री पैक थे, उसमें अगर किसी के ऊपर हमला हो जाता था तो सब देश आते उसकी बचाव करने के लिए, लेकिन ये मिलिट्री पैक नहीं था। तो इस वजह से इंडिया का सपोर्ट करने इस समय कोई नहीं आया, बल्कि अमेरिका आया, यूएस आया जो कि एक कैपिटलिस्ट देश था, वो इंडिया का सपोर्ट में आया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी आलोचना ये की जा सकती है कि ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था इसकी कोई ठोस ढांचा नहीं था इसका कोई अपना, ये केवल कुछ आइडियाज़ के ऊपर बना हुआ था। ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ठोस ढांचा इसको नहीं दिया गया कि मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इस तरीके से कोई चर्चा नहीं की गई थी। बस डेमोक्रेसी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, लिबरेशन, अपार्थाइड को खत्म करना, बस ये मिलते थे कुछ सालों में और अपनी बात किया करते थे और कुछ जो प्रपोजल थे उसको पास करा देते थे, लेकिन वो प्रपोजल आखिर में कोई माने ना माने उनके ऊपर इसकी कोई पावर नहीं रहती थी। तो ये था कि सबसे बड़ी आलोचना इसकी ये की जाती है। इसके अलावा आलोचना ये थी कि कई देश नॉन अलाइनमेंट देश थे जैसे इंडिया ही मान लीजिए, लेकिन उनकी जो झुकाव था वो दूसरे गुटों के साथ था। जैसे कि इंडिया जो 1970 से इंडिया सोवियत यूनियन के साथ उसके जो संबंध थे वो मजबूत हो रहे थे, तो ये इंडिया जो था नॉन अलाइनमेंट विचारधारा के उलट चल रहा था क्योंकि इसके तहत सभी देशों के साथ बराबर संबंध होने चाहिए। लेकिन इंडिया सोवियत यूनियन के साथ उसने अपने संबंध मजबूत बनाने शुरू कर दिए थे क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ इस समय उसके रिश्ते मजबूत थे। तो जाहिर सी बात है इंडिया को भी कोई ऐसा देश चाहता जो उसके बचाव में अगर लड़ाई हो जाती है भारत पाकिस्तान की तो उसके बचाव में आए। तो यही वजह थी कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था इसकी कमियां बहुत सारी थी, बहुत ही ज़्यादा। इसने कह सकते हैं कि इसकी कमियां अगर हम गिनाने बैठे तो वक्त की कमी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कमियां थी। लेकिन कमियां तो हम पढ़ते लेंगे, लेकिन इसकी कुछ अपनी अचीवमेंट भी है, जैसे कि इसने अपार्थाइड को खत्म करने में एक बहुत भूमिका निभाई अब साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा कई देश इस समय आज़ाद नहीं हुए थे, उनको आज़ादी में भी इसने बड़ी भूमिका निभाई। इसने जैसे कि अल्जीरिया, अंगोला, मोजम्बिक इस तरीके के देशों को आज़ाद कराने में इसकी अपनी एक भूमिका है। अब इसका जो फ्यूचर है उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। फ्यूचर क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था, तो जो कोल्ड वार था उसका भी खात्मा हमें देखने को मिलता है। और क्योंकि इसकी जो बुनियादी ये थी कि कोल्ड वार का जो समय था, उसकी जो स्थिति थी कोल्ड वार के समय जो दुनिया में चली थी, उसके
उस स्थिति को देखते हुए इसका जन्म हुआ था। अब जब कोल्ड वार खत्म हो गया तो क्या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को भी खत्म हो जाना चाहिए क्या? क्योंकि अब कोई गुट नहीं है दुनिया में, अब केवल एक ही मजबूत देश है, वो है अमेरिका। तो गुट जब है नहीं तो इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या खत्म हो जाना चाहिए? सवाल ये पूछा गया यहाँ पर। मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसे कि जवाब दिया गया कि अभी भी इसकी जो है काफ़ी हद तक इसकी भूमिका है दुनिया में। और जैसे कि अभी तक ये कई जगह जो है, क्योंकि अमेरिका का पावर है तो अमेरिका अपनी दादागिरी भी हर जगह चला रहा है, तो उस दादागिरी को रोकने के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तो उसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक भूमिका अपना सकता है। इसके अलावा जो आर्मामेंट है दुनिया भर में, हथियार की पैदावार बढ़ चुकी है, तो उसको आर्मामेंट को खत्म करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन को खत्म करने के लिए, और इन्वायरमेंट के ऊपर भी जो हमले हो रहे हैं, इन्वायरमेंट जगह जगह हम देख रहे हैं, इन्वायरमेंट का जो शुद्ध हवा हो या ये चीज़ें लोगों को मिलना मुश्किल हो गया, तो इसके बारे में भी ये देश कदम उठा सकते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। अब हम आते हैं मेन जो है, जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है, यूनाइटेड नेशन। चलिए दोस्तों, अभी हम यूनाइटेड नेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म होने के बाद हुई थी, लेकिन उससे पहले भी उसके जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे हम लीग ऑफ नेशन कहते थे। लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वार वन के ख़त्म होने के बाद बनाई गई थी। लीग ऑफ नेशन में जो शामिल देश थे, उस समय कम ही देश आज़ाद हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि कम ही देश उस समय इसके सदस्य थे। लीग ऑफ नेशन के जो अपने प्रोग्राम थे वो लगभग यूनाइटेड नेशन जो बाद में अपनाए गए उसी की तरह थे, लेकिन ये फेल हो गया। फेल होने की वजह ये थी कि ये जो इसमें डिसीजन लिए जाते थे वो अनएनिमिटी, यानी सब मिलके फैसले। अगर मान लीजिए कोई भी देश है, अगर एक किसी मुद्दे को वोटिंग के लिए डाला जाता है, अगर एक भी देश उस जिसके लिए वोटिंग हो रही है उसके खिलाफ वोट दे देता है, जो प्रस्ताव रखा जा रहा है, तो प्रस्ताव गिर जाता था और वो जो प्रस्ताव था वो वहीं पर ही खत्म हो जाता था। यानी इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि ये अनएनिमिटी थी ये, यानी वोटिंग जो होती थी, वोटिंग मान लीजिए वोटिंग होती ही नहीं थी, क्योंकि वोटिंग तब होती है जब कोई देश पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में होता है, लेकिन इसमें कोई भी अगर विपक्ष में रहता था वो ऑटोमेटिकली वो प्रस्ताव गिर जाता था, क्योंकि सबकी रजामंदी होनी सिस्टम में जरूरी थी। इसके अलावा इसकी कोई अपनी मिलिट्री नहीं थी। जैसे यूनाइटेड नेशन में हम देखते हैं, यूनाइटेड नेशन के अपना एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसमें कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, जिसके कारण भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, मान लीजिए इसका कोई होना या ना होना बराबर ही, क्योंकि ये कोई अपना फैसला नहीं ले सकती थी ये ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा कई देश ऐसे थे जो शुरुआत में तो लीग ऑफ नेशन के सदस्य रहे, लेकिन बाद के समय उन्होंने अपनी सदस्यता हटा ली थी इस ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे जापान हो गया। तो उस तरीके से भी ये जो बाद में लगभग सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हो रहा था, तो उस समय ये अपनी जो भूमिका थी वो खो चुका था। जो देश थे अपने जो डिस्प्यूट थे वो इसमें नहीं लाते थे, क्योंकि उनको पता था कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन किसी काम की नहीं है। तो इस वजह से जो इसका एक मेन मोटिव ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकना, उसमें फेल हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वार देश में पूरी दुनिया भर में फैला और उससे बड़ी मात्रा में लोगों की हत्या भी, कई नुकसान हुआ, तो उसको बचाने में नाकाम रहा। तो अब क्या एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जानी चाहिए? इसके बारे में जो हमें आगे चर्चा देखने को मिली है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जैसे कि ये कल बसा कॉन्फ्रेंस है, जिसमें चर्चिल जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट गोयले यहाँ पर मिल गया था और इसमें फैसला ये किया गया था। इस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो इसमें ये उनकी अपनी जो पॉलिसी थी इटली को हराने की, वो इसमें यहाँ पर चर्चा की गई थी। इसके अलावा बाद में मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें जिस देश शामिल हुए थे उसमें शामिल थे इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया और चाइना, जो कि बड़ी शक्तियाँ थी इस समय। इन्होंने डिक्लेरेशन घोषित किया जिसमें उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में बात की, जिसका काम होगा इंटरनेशनल पीस, शांति व्यवस्था बनाए रखना दुनिया भर में, सिक्योरिटी रखना, दुनिया में सिक्योरिटी होनी चाहिए और सबके पास बराबर अधिकार होने चाहिए, यूनिवर्सल सोवरेनिटी जिसे कहते हैं। और जो इसकी मेंबरशिप होनी चाहिए वो सभी के लिए ओपन होनी चाहिए, चाहे वो छोटा देश हो बड़ा देश हो। इसके बाद तेहरान कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन की मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने इस बात को दोहराया कि एक और जो एग्रीमेंट इस बात में किया कि दुनिया में पीस होनी चाहिए, शांति व्यवस्था बनी होनी चाहिए। तो ये सब जो यूनाइटेड नेशन है उसका खाका तैयार हो रहा था इन कॉन्फ्रेंसों में। और उसके बाद जो हुआ डूम्बस्टोन ओक्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें सम्मिलित देश थे अमेरिका, रशिया, चाइना, इंग्लैंड, इसमें देश शामिल थे। इन्होंने भी फिर से ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की। फिर महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस ये थी याल्टा कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर कई सारे जो डिफरेंसेस थे देशों के आपस में वो सामने आए, जिसके तहत अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस को वीटो पावर के बारे में बात की गई यहाँ पर, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी उसमें इन देशों को वीटो पावर दी जाएगी। वो सबसे पहले याल्टा कॉन्फ्रेंस में की गई थी बात, और हुआ भी ऐसे, इनको वीटो पावर मिल गई थी। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये 1945 में हुई थी। इसमें 51 देशों ने सम्मिलित हुए थे और इन्होंने चार्टर, जो यूएनओ का चार्टर था, उसमें अपने साइन किए, और ये से हम मान सकते हैं कि यूएन की स्थापना यहीं से हुई थी, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस से। और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन थे, जिन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व रहेगा कि दुनिया में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। अब यूएनओ की स्थापना हो चुकी थी और शुरुआत सबसे पहले इसकी अटलांटिक चार्टर में हुई थी। अटलांटिक चार्टर यहाँ पर है। अटलांटिक चार्टर, इसके तहत अमेरिका के राष्ट्रपति और रूजवेल्ट और चर्चिल की मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब जर्मनी हार जाएगा तो उसके बाद जो दुनिया होनी चाहिए
उसमें सभी दुनिया के जितने देश होंगे सब के लोगों को आज़ादी होनी चाहिए स्पीच की, वर्शिप, पूजा करने की। इसके अलावा फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये सब आज़ादी लोगों को मिलनी चाहिए दुनिया भर में। ये चर्चिल और रूजवेल्ट ने अपने चार्टर में कहा था। तो उसकी यूएन की जो शुरुआत है उसकी सबसे बीज हमें सबसे पहले यूएन का बीज यहीं से देखने को मिलता है, अटलांटिक चार्टर में। तो ये हम समझ सकते हैं कि यूएन का यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी और इसमें लगभग 190 मेंबर है इस समय। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। केवल कुछ ही देश ऐसे इसमें जो इसमें शामिल नहीं है, वर्ल्ड लगभग सभी देश इसमें शामिल है। वर्ल्ड बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस समय यूनाइटेड नेशन है। इसके अलावा इसके जो प्रिंसिपल है वो है इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, कॉपरेशन, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसके जो जो नाम यूनाइटेड नेशन है, सबसे पहले वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान, उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया था। यहाँ पर टूरिंग, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जब युद्ध चला था तो ये जो अलाई देश थे आपस में मिलकर वो बात करते रहते थे कि जब हम जीत जाएंगे तो हम कैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, वो सब बातें यहाँ पर लिखी गई है। अब प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें जो आर्टिकल 1 है चार्टर में, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव इसके बताए गए हैं 4, वही हम पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, जो डिस्प्यूट है देशों के बीच में, विवाद जो चल रहे हैं उसको सुलझाना, इंटरनेशनल कानून के तहत, इंटरनेशनल लॉज के तहत उन देशों के बीच में समझौता कराना, ये इसका दायित्व है। और दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि दुनिया भर में शांति व्यवस्था को आगे बढ़ाना और सभी देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना और इक्वलिटी फ्रीडम के बारे में बात की गई थी इसमें। इसके अलावा इंटरनेशनल सहयोग होना चाहिए देशों के बीच में, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और जो भी समस्या है, ह्यूमन राइट समस्या हो या डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ किया जा रहा है तो उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। इसके अलावा यूएन एक सेंटर बनेगा जिसमें इंडिविजुअल देश जो है अपने ऑब्जेक्टिव जो है उनके उसको जो प्राप्त करना चाहते हो उसकी उनकी सहायता की जाएगी, चाहे गरीबी हटाने की बात हो या भुखमरी को खत्म करने की बात हो या बीमारी को खत्म करने की बात, ये सब के ऊपर फैसला यूएन में लिया जाएगा और उन देशों की मदद की जाएगी। अब यहाँ पर जो थी प्रिंसिपल क्या थी यूएन ऑर्गेनाइजेशन की, सबसे पहले सोवरेनिटी जो है, कोई भी देश हो चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, बिग और स्मॉल, वो इनवाइलेबल है, यानी उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा देश है तो उसके ऊपर कोई भी आक्रमण कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। बड़े देश हो चाहे छोटा देश हो, सबकी जो सोवरेनिटी हो बराबर है। इसके अलावा सभी को बराबर अधिकार दिया गया था, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जैसे कि इक्वल वोटिंग राइट मिले थे जो जनरल असेंबली है यहाँ की यूनाइटेड नेशन की, उसमें सबको बराबर वोटिंग अधिकार है। इसके अलावा जो भी मेंबर है वो अपनी जिम्मेदारी चार्टर के हिसाब से निभाएगा, जो इसका चार्टर में साइन किया था उन्होंने। इसके जो भी देशों के बीच में विवाद चल रहे हैं उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाएगा। इसके अलावा जो इसके यूएन के मेंबर है उनके जो ऑब्जेक्टिव है उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जो लड़ाई है उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें हर कोशिश करनी चाहिए। चार्टर के जो यूएन का चार्टर है उसमें लड़ाई से साफ कहा है कि लड़ाई होने से बचाना है, तो उसमें उन्हें चलना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है सिक्योरिटी, पीस और सिक्योरिटी बना के रखना, और अगर कोई पीस को मेंटेन करना है तो यूएन विल नॉट इंटरफियर। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी देश में सिविल वार हो रहा है, अगर गृह युद्ध, तो उसमें यूएन तब तक दखल नहीं देगा जब तक वहाँ जेनोसाइड नहीं। अगर मान लीजिए जेनोसाइड हो रहा है सिविल वार में, तब जाके यूएन उसमें दखल दे सकता है, नहीं तो उसको किसी के इंटरनल मामले में दखल नहीं देना है किसी भी देश के। अब जो मेंबरशिप है यूएनओ की उसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी मेंबरशिप कौन कौन ले सकते हैं। इसमें 2 तरीके के मेंबर होते हैं, एक प्राइमरी मेंबर, दूसरे इलेक्टेड मेंबर। प्राइमरी मेंबर वो थे जिन्होंने जब सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उसमें जिन्होंने उसके चार्टर में साइन किया था वो सब प्राइमरी मेंबर कराए गए, यानी जो शुरुआती मेंबर थे, और इलेक्टेड मेंबर जो बाद में चुने गए। और न्यू मेंबर, मान लीजिए कोई अभी देश शामिल नहीं है यूएन में और वो सदस्य बनना चाहता है तो उसको जो करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे हमने एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद जो जनरल असेंबली है, जो सबसे बड़ी यहाँ की असेंबली होती है यूएन की, जैसे पार्लियामेंट है भारत की, उसी तरीके से यूएन में जनरल असेंबली होती है। उसमें जो भी देश है उसको 2/3 बहुमत से अपनी सहमति देनी पड़ेगी, वोटिंग होगी यहाँ पर, और 2/3 बहुमत के साथ उस देश के पक्ष में अगर वोटिंग चली जाती है तो उसके जो फिर उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगी उसकी एप्लीकेशन, फिर वहाँ भी अगर वो क्लियर हो जाता है तो तब जाके उसको यहाँ पर मेंबरशिप मिल जाएगी यूएन की। और कोई भी मेंबर, अगर मान लीजिए कोई अगर वीटो पावर लगा देता है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में भी जानी है एप्लीकेशन, तो अगर वीटो पावर कोई देश लगा देता है कि इस देश को सदस्य नहीं बनाना चाहिए, तो वो देश सदस्य नहीं बन सकता है। जैसे यहाँ पर ताइवान जो है वो जहाँ तक मुझे लगता है इसका सदस्य नहीं है यूनाइटेड नेशन का, क्योंकि वो चाइना इसमें वीटो पावर लगाता रहा है और चाइना मानता है कि उसका हिस्सा है ताइवान। तो मैं इसमें कंफर्म तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ताइवान इसका मेंबर नहीं है। पहले तो इसके बाद वीटो पावर, क्योंकि चाइना माना यही चाहता था कि चाइना असली में ताइवान की सरकार ही चाइना की सरकार है, लेकिन बाद में जब समझौता हुआ तो अब चाइना जो वहाँ की कंपनी सरकार है उसको वीटो पावर ट्रांसफर कर दिया और ताइवान अब इसका मेंबर नहीं है। इसके अलावा जो भी मेंबर है उसे ये वादे जो करता है कि वो सभी को इक्वल राइट देगा अपने देश के नागरिकों को। इसके अलावा इंटरनेशनल डिस्प्यूट को इसके सामने लाने की भी जिम्मेदारी दी गई है। अगर किसी मान लीजिए 2 देशों के बीच में कोई भी विवाद चल रहा है तो यहाँ पर वो उसको डिबेट हो सकती है, फिर उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है या फैसले लिए जा सकते हैं। अब इसकी जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में।
इसके अलावा इसकी जो भाषा इसमें जो रिकॉग्नाइज है वो चाइनीज़, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, ये इसमें रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है। यहाँ जो भी काम होता है इन भाषाओं में होता है और मेन जो काम है वो तो जाहिर सी बात इंग्लिश ही होता है। इसके अलावा इसका बजट होता है और बजट जो होता है वो अमेरिका उसमें सबसे बड़ी भूमिका देता है, अपनी सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका देता है यूएन के बजट में। फिर उसके बाद अब तो यूएसएसआर खत्म हो गया तो उसके बाद चाइना देता है, अमेरिका के बाद दूसरा नंबर चाइना है, फिर ऐसे करके तीसरा नंबर पर इंग्लैंड है, फिर फ्रांस, फिर इंडिया, ऐसे करके इसमें बजट यानी बजट अगर कोई मजबूरी नहीं होती देशों के ऊपर कि उनको इतना पैसा देना है, जो वैसे होता है इसमें यह है कि जो अमीर देश है, डेवलप कंट्री, वो ज़्यादा अपना पैसा इसमें यूएन को अपनी देते हैं वहाँ पर जो भी उसका कार्यक्रम होता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी लगभग कई लोग यहाँ पर काम करते हैं इस यूएन ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन सभी को जो पैसा आता है वो डेवलप कंट्री से ज़्यादा आता है। अब जो इसके और इसके मेंबर अभी 195 से लगभग 200 तक इसके मेंबर है। अब ये तो पुरानी खबर है, अब तो इसके मेंबर काफ़ी बढ़ चुके हैं। अब जो इसके ऑर्गन है यूएनओ के, उसके बारे में पढ़ेंगे। 6 ऑर्गन है इसके। पहला है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। जिसकी सबसे बड़ी असेंबली है उसे कहते हैं जनरल असेंबली। इसमें सभी देशों को यहाँ पर उनको एक सीट दी गई है और उनको 1 नेशन 1 वोट, एक नेशन 1 वोट, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सभी को एक वोट दिया गया है इस जनरल असेंबली में। और इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 7 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। हर सेशन में नया प्रेसिडेंट चुना जाता है, जो कि 1 साल के लिए चुना जाता है। सितंबर महीने में चुनाव होता है और स्पेशल सेशन भी इसका बुलाया जाता है। अगर मान लीजिए कहीं पर विपत्ति आ गई और चर्चा करना चाहते हैं देश तो आपस में, तो यहाँ पर स्पेशल सेशन कभी भी बुलाया जा सकता है। यहाँ पर इसके अलावा इसका जनरल असेंबली की जो पावर है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। इसकी जो पावर दी गई है, इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ावा देना, वही पीस सिक्योरिटी हम पढ़ चुके हैं, डिसआर्मामेंट, कोई भी समस्या अगर जिसके कारण शांति व्यवस्था भंग हो रही है तो उसके बारे में चर्चा करना इसकी जो जिम्मेदारी आती है। और जो अपनी डिबेट है उसको ये सिक्योरिटी काउंसिल को ट्रांसफर कर सकता है। जो भी डिबेट का कंक्लूजन आता है उसको सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर टू प्रमोट नेसेसरी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लोगों देशों के बीच में आपस में बिठाना। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल और जो दूसरे ऑर्गन है यूएन के, उनकी रिपोर्ट यहाँ पर रखी जाती है जनरल असेंबली में। इसके अलावा कोई भी पीसफुल सॉल्यूशन, किसी भी समस्या का पीसफुल सॉल्यूशन वहाँ पर देना देशों को। ट्रस्ट एग्रीमेंट इसे हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये इसकी बहुत बड़ी भूमिका है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनको चुनने का काम इसी के पास है। यही जो ऑर्गेनाइजेशन है जनरल असेंबली, यूएन का जो सबसे पहला ऑर्गन है, उसी के पास पावर है केवल ये वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर को जो सिक्योरिटी काउंसिल के होते हैं उनको चुनने का काम है इसके पास। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसके जस्टिस भी यही चुनते हैं। जनरल सेक्रेटरी जो सबसे बड़ा नेता कह सकते हैं यूएन का, उसे भी यही चुनते हैं। इसके अलावा अगर कोई नया मेंबर बनना चाहता है यूनाइटेड नेशन का कोई देश, तो उसको परमिशन यहीं से लेनी पड़ती है। इसके अलावा बजट, जो यूएन का बजट है वो यहीं पास कराया जाता है। ये इसकी पावर है। जो वोटिंग है वो लीग ऑफ नेशन की तरह नहीं होगी, क्योंकि लीग ऑफ नेशन में सभी देशों को रजामंदी होनी पड़ती है, लेकिन इसमें रजामंदी सभी जरूरी नहीं है। और अगर 2/3 मत से पास हो जाता है प्रस्ताव तो पास माना जाता है। तो ये लीग ऑफ नेशन और इसमें डिफरेंस यही है कि हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जनरल असेंबली अपनी कमेटी बनाता है। कमेटी जैसे उसमें कहता है तो उसने कई कमेटी बना दी, जिसमें आर्म्स कंट्रोल की कमेटी है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक मैटर्स की कमेटी है, सोशल ह्यूमन कल्चरल मैटर की कमेटी है, प्रोटेक्शन की कमेटी है और इसके एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटी है। ये सब कमेटी है। अब हम पढ़ते जो सबसे पावरफुल जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन मोस्ट पावरफुल, वो है सिक्योरिटी काउंसिल। ये सबसे पावरफुल है। अब सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देखते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के जो है यहाँ पर लिखा भी है, मोस्ट पावरफुल एंड एक्टिव ऑर्गन ऑफ यूएनओ। इसके 15 मेंबर होते हैं, जो कि 5 परमानेंट होते हैं, 10 टेम्परेरी होते हैं जो कि 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। इसमें जो 10 मेंबर है वो 5 उनमें से अफ्रीका एशिया से चुने जाएंगे, 2 लैटिन अमेरिका से चुने जाएंगे, 30 वेस्टर्न यूरोप से चुने जाएंगे। यहाँ इसका मुद्दा यही है कि हर समय जोग्राफिकल बैलेंस बना के चलना पड़ता है इसको। यानी मान लीजिए अगर इंडिया है, इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, हम सबको पता है, तो इंडिया क्योंकि बड़ा देश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया को जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा मिलेगी, ऐसा नहीं है। चाहे इंडिया हो या श्रीलंका हो, दोनों बराबर। अगर मान लीजिए इंडिया अभी तक 5, मान लीजिए मुझे ढंग से पता नहीं कितने बार यहाँ पर मेंबर बन चुका है सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन अगर मान लीजिए इंडिया 5 बार बनाए तो श्रीलंका भी लगभग 4 से 5 बार बनाए। यानी अपॉर्चुनिटी जो है सभी छोटे देश बड़े देशों को बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े देश है तो उससे ज़्यादा बार चुना गया यहाँ पर। लेकिन कुछ ऐसे देश है जिनके पास वीटो पावर है, 5 परमानेंट मेंबर है। सबसे पहले यूएस, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, ये 5 देश है जो कि दूसरे विश्व युद्ध के समय सबसे बड़ी पावर उस समय ये थे, तो इनको वीटो पावर दी गई थी। ये हर समय सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर रहेंगे। इनके बीच वोटिंग नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ये इसके मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल का, और इन सभी के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर को भी पढ़ेंगे हम। लेकिन जो ये नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 जो चुने गए 2 साल के लिए, उनके पास कोई वीटो पावर नहीं होती है। इंडिया के पास वीटो पावर नहीं है। अब जरा हम वीटो पावर देख लेते हैं। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रस्ताव है, अगर उसमें वीटो लग जाता है तो प्रस्ताव गिर जाता है। एक भी अगर वीटो लग गया तो, जैसे इंडिया जो है, इंडिया
के पास वीटो पावर नहीं है क्योंकि इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है। तो क्या करता था, जब कोल्ड वार के समय की बात है, जब कश्मीर का मुद्दा काफ़ी यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल में छाया रहता था, तो रसिया जब डिबेट होती थी कश्मीर के मुद्दे पे, तो रसिया यहाँ पर वीटो लगा देता था, जिसके कारण ये जो डिबेट है वो नहीं हो पाती थी। तो इंडिया का सपोर्ट काफ़ी रसिया को मिला है क्योंकि रसिया वीटो पावर अपना यूज़ करता था इंडिया के पक्ष में। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि वीटो पावर होना बहुत जरूरी है और सभी देश चाहते हैं, खासकर इंडिया और इंडिया के अलावा जो बड़े देश है कि उनको भी वीटो पावर मिल जाए, और कोशिश भी यही करते रहते हो। अब यहाँ पर ये है कि इसके राइट और फंक्शन क्या क्या है सिक्योरिटी काउंसिल के। पहले तो ये है, इस सिक्योरिटी काउंसिल के मेन फंक्शन ये है कि इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना, डिसीजन लेना, सिक्योरिटी के संबंध में जितने भी डिसीजन यूनाइटेड नेशन लेती है वो सब डिसीजन यहीं से निकलते हैं। इसके अलावा ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है जनरल असेंबली को। इसके अलावा ये प्लान लेता है, मान लीजिए अगर सभी देशों ने मिलकर फैसला ले लिया कि किसी देश के ऊपर जेनोसाइड हो रहा है, तो वहाँ पर ये अपनी सेना भेज सकते हैं, मिलकर सब देशों ने फैसले ले लिए अगर ले लेते हैं तो। इसके अलावा ये नया मेंबर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में चुनना, जो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल जो न्यू मेंबर है उनको 2 जगह से परमिशन लेनी पड़ती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ये एनुअल रिपोर्ट हमने पढ़ लिया था। इसकी जो पोलिंग होती है, पोलिंग इस तरीके से होती है कि जो परमानेंट मेंबर अगर अपने वीटो का इस्तेमाल करता है तो नल अनवाइड हो जाता है, यानी प्रस्ताव गिर जाता है, इसको हम वीटो पावर कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे जो 10 मेंबर है उनके पास ज़्यादा पावर नहीं रहती है, और इसमें जो भी अगर फैसला लिया जाता है तो मेजोरिटी से लिया जाता है, 2/3 बहुमत से यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं, और साथ में कोई वीटो पावर भी नहीं लगनी चाहिए, तब जाके प्रस्ताव पास होता है। अब हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ये तीसरा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जिसमें महत्वपूर्ण इसकी जो काम है वो पहले तो हम इसका देख लेते हैं कि कितने मेंबर। इसमें 54 मेंबर जो कि जनरल असेंबली में वोटिंग द्वारा चुने गए हैं वो इसके मेंबर है। हर साल 1/3 मेंबर बदले जाते हैं यहाँ पर, और मेंबर का मतलब ये 54 मेंबर का मतलब यहाँ पर है कि 54 कंट्रीज़ के सदस्य रहते हैं। तो यानी कंट्रीज़ चेंज होती रहती है, कभी भारत इसका सदस्य होता है कभी नहीं होता है, तो ऐसे इसमें होता रहता है। इसके अलावा जो वोटिंग होती है वो सिंपल मेजोरिटी के तहत होती है, यानी बहुमत से डिसीजन लिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन का तो वो भी इसमें भाग ले सकता है इसकी मीटिंगों में, लेकिन उसको वोटिंग राइट नहीं दिए जाते। अब इसके जो फंक्शन है वो पढ़ लेते हैं सोशल काउंसिल के। पहले तो इसका काम ये है कि इकोनॉमिक सैंक्शन, अगर मान लीजिए किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगाने हैं तो पावर इसके ऊपर दी गई है। पावर तो वैसे सिक्योरिटी काउंसिल के पास है, लेकिन ये अपने सुझाव भेज सकता है सिक्योरिटी काउंसिल को। सिक्योरिटी काउंसिल के पास इकोनॉमिक सैंक्शन की पावर है, इसलिए भी सिक्योरिटी काउंसिल बहुत मजबूत है। सैंक्शन की पावर सिक्योरिटी काउंसिल में ही है। इसके अलावा ये इकोनॉमिक असिस्टेंस देता है और टेक्निकल एडवाइस देता है मेंबर नेशन को, किसी को अगर जरूरत है पैसों की तो उसको मुहैया यही कराता है। इसके अलावा जो यहाँ पर दिया गया है ये फ्रेमिंग रूल्स को फ्रेम करना, इम्प्लीमेंट करना उसको, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, ह्यूमन राइट को सेफगार्ड करना, फंडामेंटल फ्रीडम को, ये सब इसकी जिम्मेदारी है। इसके जो कमीशन बिठाए गए हैं, कमेटी बिठाई गई है, उसमें एक स्टैटिकल कमीशन है, पॉपुलेशन कमीशन है, सोशल डेवलपमेंट कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन है, कमीशन फॉर वुमेन राइट है, कमीशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ड्रग है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस कमीशन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कमीशन है। ये सब जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नीचे आते हैं। अब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है इसी का मतलब ये सोशल सेक्टर में काम करना और इकोनॉमिक सेक्टर में काम करना, तो ये सब सेक्टर इसके अधीन आते हैं। अब आते हैं हम ट्रस्टशिप काउंसिल के बारे में। ट्रस्टशिप काउंसिल का इस्तेमाल अब नहीं होता है, पहले होता था, लगभग 20 साल से इसका इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। तो ट्रस्टशिप, सबसे पहले हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो देश जो इनके बीच में समझौता हुआ था, इनको जैसे तुर्की टूट गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, तो उसके जो हिस्से अलग अलग हुए थे, जैसे उसमें शामिल था इराक, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, ये देशों को जो अलग हो गए थे तुर्की से टूट के, उनको ब्रिटिश या फ्रेंच को सौंप दिया गया, और जो सौंपा गया था वो मैंडेट सिस्टम के आधार में सौंपा गया था, जो कि लीग ऑफ नेशन द्वारा अपनाया गया था। मैंडेट सिस्टम यानी कुछ समय के लिए यहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच देश शासन करेंगे देशों में, और जब ये देश इस लायक हो जाए जो अपने आप को चला सके, तो तब ये सिस्टम, इनकी इंडिपेंडेंस इन देशों को सौंप दी जाएगी। वो मैंडेट सिस्टम था और उसे लीग ऑफ नेशन ने अपनाया था। उसी तरीके से वर्ल्ड वार सेकेंड में जर्मनी हार गया था, तो उसकी जो क्षेत्र था उसको भी ऐसी मैंडेट सिस्टम के तहत ही उसको बांट दिया गया देशों के में, जैसे ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन के पास था कुछ समय के लिए, वेस्ट जर्मनी वेस्टर्न देशों इंग्लैंड, फ्रांस और यूएस के पास था। ऐसे करके जो बनाया गया था वो उसे मैंडेट सिस्टम ना कह के ट्रस्टशिप कहा गया था। ट्रस्टशिप दोनों का मतलब एक ही है, मैंडेट हो या ट्रस्टशिप हो, लेकिन मैंडेट फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अपनाया गया था, ट्रस्टशिप सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान अपनाया गया था। ट्रस्टशिप जो था ये यूएन के अंडर आता है, यूएन के नीचे ट्रस्टशिप काउंसिल बैठाई जाती है। अब ट्रस्टशिप मतलब ये हुआ कि कोई देश, मान लीजिए छोटा सा आइसलैंड है, इसमें 1000 लोग रहते हैं मान लीजिए। अब 1000 लोगों का तो देश नहीं बना सकते हम, तो 1000 लोगों को क्या करेंगे हम, यूनाइटेड नेशन के सोवरेनिटी के अंदर चलाएंगे, यानी यूएन इनकी सरकार चलाएगा। ये ट्रस्टशिप काउंसिल की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा कोई जैसे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो देश उनके टुकड़े हो गए थे, उनके क्षेत्रफलों को भी कुछ समय के लिए ट्रस्टशिप काउंसिल के नीचे रखा गया था। हालांकि अब सभी देशों को आज़ादी मिल चुकी है, अब कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ट्रस्टशिप काउंसिल के तहत चलता है और इसका यूज़ भी नहीं होता है। हालांकि इसको
जो बात की जाती है यहाँ पर, इसको खत्म करने की बात की जाती है कि ट्रस्टेड काउंसिल का कोई भूमिका नहीं है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, हमें इस ऑर्गन को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक बना हुआ है और इसका यूज़ बहुत कम होता है, बिल्कुल ना, पिछले 20 सालों में तो नहीं हुआ है। अब पढ़ते हैं हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये एक जुडिशरी है यूनाइटेड नेशन की, जुडिशरी ऑफ यूएन। इसमें लीग ऑफ नेशन के तहत ही बिठाया गया था पहली बार, लेकिन बाद में से लीग ऑफ नेशन से लेकर इसे यूनाइटेड नेशन में भी इसे शामिल कर दिया गया था। इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार है, इसमें जो होते हैं, जो जज इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उनको चुनने का काम सिक्योरिटी काउंसिल का होता है और जनरल असेंबली का होता है, दोनों मिलकर चुनते थे इन जजों को। और इनका जो कार्यकाल होता है 9 साल का होता है, और ये री इलेक्ट भी हो सकते हैं, यानी फिर से चुने जा सकते हैं जज को। 2 जज एक कंट्री से नहीं हो सकते, एक कंट्री को केवल एक जज भेजने की यहाँ पर स्वतंत्रता है। इसके अलावा जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो कंसेंसस के साथ लिए जाएंगे, और कोई भी जज, अगर मान लीजिए कोई जज अपने देश का पक्ष लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसे डिसमिस भी किया जा सकता है। तो यानी जजों से उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्षता से यहाँ काम करे, और चाहे उनको भेजने वाला कोई भी देश हो, उस देश के प्रति वो निष्पक्ष रहे और उसका पक्ष ना ले, ये उनसे उम्मीद की जाती है यहाँ पर। अब जो यहाँ पर देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, मेजोरिटी वोट से यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, यानी मेजोरिटी, जैसे मान लीजिए 8 पक्ष में और 7 विपक्ष में, तो ये यहाँ पर पास हो जाएगा, जो यहाँ पर केस होगा उसका डिसीजन पास हो जाएगा, मेजोरिटी का डिसीजन है। और जो डिसीजन है वो यहाँ पर रजामंदी वाला डिसीजन नहीं है, जो कि पहले लीग ऑफ नेशन में हुआ करता था। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, जो कि हॉलैंड में है, और इसकी भाषा जिसमें काम होता है इंग्लिश फ्रेंच में होता है। अब इसकी जजमेंट और कोर्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस प्रकार से होता है, यहाँ पर कोई भी मेंबर है जो यूनाइटेड नेशन का है और उसे कोर्ट में लाया जाता है किसी विवाद के चलते, और उसके ऊपर कोई फैसला लिया जाता है, तो उसके दायित्व है कि उस फैसले को उसको मानना पड़ता है। इसके अलावा अगर वो फैसला नहीं मानता है वो देश, तो जो फैसला है उसको सिक्योरिटी काउंसिल को ट्रांसफर करके उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर एक मैं आपको रिसेंट बताता हूँ, एक साउथ चाइना सी का एक केस था, साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी विवाद वाला क्षेत्र है, इसमें फिलीपींस और चाइना के बीच में था ये विवाद, फिलीपींस चाइना, जिसमें फिलीपींस चाइना को ले गया था इस इंटरनेशनल कोर्ट में, जिसमें फिलीपींस ने दावा किया था कि जो चाइना सी है इसका क्षेत्र है और चाइना इसमें ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। तो ये जो कोर्ट है इसने फिलीपींस के पक्ष में डिसीजन दिया था, लेकिन चाइना ने मानने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना को यहाँ से निकाल दिया है या उसके ऊपर सेना भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब इसकी जो पावर है वो केवल सिक्योरिटी, अगर इसकी बात नहीं मानता कोई देश तो ये केवल उस डिसीजन को सिक्योरिटी काउंसिल में बहस करने के लिए भेज सकता है। इसके अलावा इसकी कोई अपनी दूसरी पावर नहीं है, किसी को मेंबरशिप भंग करने की कोई पावर इसके पास नहीं है। तो इसकी जो जुरिडिक्शन है, जो इसमें शामिल देश है यूएन के, वो सब इसके जुरिडिक्शन में आते हैं, यानी सभी इसमें सभी के ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हम सेक्रेटेरिएट के बारे में पढ़ेंगे। सेक्रेटेरिएट जो होता है इसका ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का, जिसमें यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी आते हैं, जो कि सबसे बड़े ऑफिसर रहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। इस समय जो जनरल सेक्रेटरी है वो पुर्तगाल से है। यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी होता है उसका ऑफिस को ही हम सेक्रेटेरिएट के नाम से जाना जाता है। अब जो जनरल सेक्रेटरी को चुनने का काम जो है वो जनरल असेंबली के पास है, और वो 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, और साथ में सिक्योरिटी काउंसिल की भी इसमें रजामंदी होनी चाहिए, उसकी जो चुनाव है। अब यहाँ पर इसका जो कार्यकाल है वो उसके फंक्शन क्या क्या चीज़ है, जनरल सेक्रेटरी के जो फंक्शंस है वही है कि इंटरनेशनल पीस को बना के रखना, सिक्योरिटी को बना के रखना। इसके अलावा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जनरल सेक्रेटरी कैन मेक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस, ये एनुअल रिपोर्ट पास करता है यूएन में। इसके अलावा ये जो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल, इन सब की मीटिंगों में सम्मिलित हो सकता है जनरल सेक्रेटरी। इसके अलावा ये जो भी यूएन के, अभी हम ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, एजेंसीज़ के बारे में, जितनी भी एजेंसी है उनके जो ऑफिसर है उनको अपॉइंट करने का काम जनरल सेक्रेटरी का ही रहता है। तो हम समझ सकते हैं जनरल सेक्रेटरी का जो कार्यकाल है, सेक्रेटरी जनरल जो भी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनका काम है। लगभग 3500 लोग यूएन में काम करते हैं, तो उनके सबसे बड़े हेड यही रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं चीफ स्पेशलिस्ट एजेंसीज ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की चीफ एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये 1919 में जो लीग ऑफ नेशन बिठाई गई थी उसमें भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन शामिल थी। ये एकमात्र ऐसी ऑर्गन थी जो लीग ऑफ नेशन में थी, और जब यूनाइटेड नेशन बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो उसमें भी इसको शामिल किया गया था। इसका जो काम है, ये जो लेबर के क्षेत्र में काफ़ी काम करती है, जैसे कि इसका वर्कर्स की कंडीशन को सुधारने इसका काम है। इसके अलावा लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को में प्रगति आए, ये इसका भी काम है। इकोनॉमिक एंड सोशल पीस बना के रखना। इट इज़ लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड डेट्स ट्राई टू सीक कॉपरेशन फ्रॉम अमंग थ्री पार्टीज, जैसे वर्कर्स, मालिक और सरकार। इन तीनों के बीच में समन्वय बनाना इसका काम है।
इसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते रहती है, उसका ड्राफ्ट तैयार करना लेबर के क्षेत्र में वो भी इसका काम है। और जो मजदूरी हो गया या वर्किंग आवर, कंडीशन ऑफ वर्क, ये सब चीज़ों के बारे में, कंपनसेशन हो गए, इंश्योरेंस हो गया, इन सब के बारे में ये अपने कोड निकालती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे क्या कहते हैं हम, लेबर कोड। तो जो देश यूनाइटेड नेशन के शामिल है उन सभी को लेबर कोड्स को मानना पड़ता है और अपने जो मजदूर लोग हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारने के लिए काम करना पड़ता है इसके तहत। इसके साथ दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम FAO के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फॉर्मिंग हुई थी 1943 में हुई थी, इसका भी लीग ऑफ नेशन से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन 1943 की इसकी बिगनिंग थी, जबकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 1919 की बिगनिंग थी। जब लीग ऑफ नेशन शुरू में आया था तो उसी समय ये शामिल हो गया था, लेकिन ये बाद में शामिल हुआ था। इसका जो फूड एंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करना है इसका मकसद, इसका जो मुख्य काम है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन को सुधारना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को सुधारना। इसके अलावा कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रोपोगेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, फूड, एग्रीकल्चर के बारे में जितने रिकॉर्ड है उनको संभाल के रखना और देशों को मुहैया कराना। इसके अलावा जो इसके ऑब्जेक्टिव है उसको पाने के लिए ये हेल्प करता है डेवलपिंग देशों की, क्योंकि वहीं जो फूड की कमी है वहीं देखी जाती है। ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग कंट्रियों को, जैसे कि न्यूट्रिशियस डाइट, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल ऑरिजन इरोजन, सॉइल इरोजन कहीं पर अगर सॉइल इरोजन होता है तो उसको रोकने के लिए ये अपना मुहैया कराता है टेक्नोलॉजी। इरीगेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी मुहैया कराता है, इंजीनियरिंग, री एफोरेस्टेशन। इसके अलावा कई केमिकल फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भी ये अपनी जो टेक्निकल असिस्टेंट डेवलपिंग देशों को देता है। इसके अलावा FAO कैरी आउट फंक्शन थ्रू कॉन्फ्रेंस विच ईच मेंबर नेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वन मेंबर। और ये FAO की कॉन्फ्रेंस होती है, लगभग हर साल होती है। अभी फूड काउंसिल इसका एक कॉन्फ्रेंस का नाम है वर्ल्ड फूड काउंसिल, जिसके 49 मेंबर है और वो अपना 42 बजट अफ्रीका में स्पेंड करता है और 21% बजट एशिया में स्पेंड करता है वर्ल्ड फूड काउंसिल। तो मतलब इसका जो ज़्यादातर काम है वो डेवलपिंग देशों में रहता है। यूनाइटेड नेशन के बारे में भी हम बाद में जब इसका सारांश पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि डेवलपिंग कंट्रीज में इसका ज़्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि यहीं ज़्यादा गरीबी रहती है और यहीं जीवन का स्तर डेवलप कंट्रियों के मुकाबले कम रहता है, तो यहाँ पर ध्यान देने की जाहिर सी बात है ज़्यादा जरूरत रहती है। अब तीसरा जो स्पेशलिस्ट एजेंसीज है उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो फॉर्मिंग हुई थी 1948 में हुई थी। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हेल्थ लेवल, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारना, उसके क्षेत्र में काम करना। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था तो कोरोना वायरस के क्षेत्र में यूनाइटेड नेशन का जो भी काम हुआ था वो WHO ने किया था। WHO ने किया, चाहे उसे पैंडेमिक घोषित करने की बात हो या वैक्सीन डेवलपिंग देशों तक पहुंचाने की बात हो, ये सब काम WHO के निर्देश के तहत किया गया था। प्रिवेंटिंग डिजीज़ को रोकना ये WHO का काम है। जैसे कि जब भारत के जैसे गरीब देश में कॉलेरा ऐसी तरह की बीमारी ज़्यादा फैलती थी तो उस समय भी ये अपने जो रकम है, पैसे है, WHO के पास जो बजट था उसका बड़ी मात्रा में इन देशों में खर्च करता था और उसने कॉलेरा और मलेरिया जैसी बीमारियों में ख़त्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा जैसे हम देख सकते हैं मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, वेनेरिया डिजीज़, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, डाइट, हाइजीन के क्षेत्र में इसके चीफ ऑर्गन ये एक इसकी असेंबली है WHO की। ये जो हम सब पढ़ रहे हैं अभी तक सभी ये UN के नीचे आते हैं, लेकिन ये अपने अपने क्षेत्र में ऑटोनोमस है और UN को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। तो इसकी असेंबली होती है जिसमें सभी मेंबर नेशन सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव है इसकी 18 एक्सपर्ट इन फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। सेक्रेटरीट है जिसका हेडक्वार्टर जिनोवा है। मान लीजिए अगर अमेरिका है, अगर वो WHO से उसने बाहर हो जाता है तो इसका मतलब नहीं है वो ऑटोमेटिक UN से बाहर हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेंबर नेशन UN में UN में तो सदस्य है लेकिन WHO का सदस्य नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई WHO का सदस्य है लेकिन UN का सदस्य नहीं है। UN का सदस्य होना जरूरी है इन WHO या दूसरी स्पेशलिस्ट एजेंसी का मेंबर बनने के लिए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूनेस्को, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट नवंबर 4, 1946 में हुआ था, जिसका पहली कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी। इसमें जो 20 मेंबर थे केवल शुरुआत में, लेकिन इसको आज की तारीख में इसके लगभग 180 मेंबर है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पीस एंड सिक्योरिटी जो सबका ये ऑब्जेक्टिव रहता है, साथ में ये फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना, साइंस के क्षेत्र में काम करना और कल्चर के क्षेत्र में काम करना, ये इसका मुख्य काम है। ये डेवलपिंग नॉलेज एंड गुडविल अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। एनी मेंबर ऑफ यूएनओ कैन ज्वाइन यूनेस्को, जैसे हमने पढ़ लिया था, यूनेस्को में कोई भी यूएन का मेंबर ज्वाइन कर सकता है। UN non-member of UNO can also join provided their case is recommended by executive and approved by 2/3 majority of member present at General Conference of UNESCO। यानी अगर कोई UN का मेंबर नहीं है वो भी इसका सदस्य बन सकता है, लेकिन 2/3 बहुमत से उसके पक्ष में यूनेस्को की जो मेंबर नेशन है उनको प्रस्ताव पारित करना होगा। ये स्पेशल केस है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आमतौर में यूनेस्को के मेंबर वही होते हैं जो UN के मेंबर रहते हैं। जो यूनेस्को के चीफ ऑर्गन है उसमें से एक जनरल कॉन्फ्रेंस विच हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेंबर नेशन, पार्लियामेंट होती है इसकी, जो कि 2 साल में एक बार जिसकी बैठक होती है। इसके अलावा एक्जीक्यूटिव जो होता है इसका डायरेक्टर जनरल होता है। WHO का भी जो हेड होता है उसको डायरेक्टर जनरल कहते हैं और इसका भी जो हेड है उसको डायरेक्टर जनरल ही कहा जाता है। 51 इलेक्टेड मेंबर होता है, चुनाव के तहत 51 देशों को इसमें
सदस्य बनाया जाता है जो कि कुछ सालों के लिए रहते हैं, फिर चेंजेस होते रहते हैं इसमें, मतलब मेंबरशिप में। और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। यूनेस्को ने अभी तक एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, कल्चरल एक्टिविटीज़, कलेक्टिव एजुकेशन, एक्सपेंशन के क्षेत्र में। इसे इसने साथ में प्रिंसिपल ऑफ नो डेवलपमेंट विदाउट एजुकेशन, यानी जब तक किसी देश में एजुकेशन का विस्तार नहीं होगा तब तक उसके देश में डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में इसने काफ़ी काम किया है। भारत में भी यूनेस्को ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, उसमें एक रिसर्च सेंटर खोल रखा है। तो जैसे एजुकेशन को इसमें फाइनेंशियल हेल्प करता है, फाइनेंशियल हेल्प। इसके अलावा यूनेस्को, हमने पढ़ा होगा यूनेस्को कल्चरल साइट, जो यूनेस्को जैसे ताजमहल वगैरह जो बहुत ही ऐसी साइट है जो जिसका इतिहास है, उसको संभालने का काम भी यूनेस्को करता है, अपनी टेक्निकल टीम भेजता है। मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है जो बहुत उसका पुराने समय से उसका स्थापित किया गया था और आज के समय में वो जर्जर स्थिति में वो कभी भी टूट सकती है, तो कोई अगर देश चाहे तो यूनेस्को से मदद ले सकता है और उस जो चीज़ है या बिल्डिंग, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उसको संभालने का काम यूनेस्को कर सकता है। तो ये कल्चरल काम करता है और एजुकेशन के क्षेत्र में काम करता है। इसके अलावा साइंस में भी काफ़ी काम करता है, साइंस के क्षेत्र में भी यूनेस्को की एक भूमिका है। अब यूनेस्को, जैसे कि यूनेस्को 1985 में यूएस है, इससे अलग हो गया था। यूनेस्को ने इसकी मेंबरशिप छोड़ दी थी यूएसए ने। यूएसए ने क्यों छोड़ी थी? क्योंकि यूएसए इसमें आरोप लगा रहा था कि जो इसका बजट है वो सारा का सारा डेवलपिंग देशों के ऊपर खर्च कर रहा है और डेवलप देशों के ऊपर खर्च नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से यूएसए ने इसे छोड़ के चले गया था, जिसके कारण इसके बजट में काफ़ी कमी आई, क्योंकि ज़्यादा बजट यहाँ पर यूएसए ही देता है यूनेस्को को। तो उस समय इसके ऊपर संकट पैदा हो गया था, लेकिन धीरे धीरे करके अमेरिका फिर से इसमें ज्वाइन हो गया और आज की तारीख में काफ़ी जो देशों की मदद करता है यूनेस्को। इसके अलावा पाँचों और जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये स्पेशलिस्ट एजेंसीज है। इसके तहत जो दो देशों के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसको सुलझाने का काम ये स्पेशलिस्ट एजेंसी करती है। अब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो 6वीं एजेंसी है, ये 1907 में इसकी स्थापना की गई थी और ये वर्ल्ड बैंक का सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उसकी वर्ल्ड बैंक में ही सम्मिलित है ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसके तहत ये डेवलपिंग जो देश है, जो भी विकासशील देश है, उसको लोन मुहैया कराना, लॉन्ग टर्म लोन मुहैया कराना और इंटरेस्ट भी लो रेट में मुहैया कराना, ये इसका काम है। और वर्ल्ड बैंक इसको कंट्रोल करता है। इसमें अभी तक 86 देशों में विभिन्न क्षेत्रों में इसमें डेवलपमेंट कार्य किए जा चुके हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के तहत। अब आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये 1956 में इसकी स्थापना की गई थी और ये भी यूएन के नीचे ही आता है। इसका काम वर्ल्ड बैंक जैसा ही है, हालांकि ये ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं किया जाता है अभी तक। इसमें प्लानिंग बॉडी, इट इज़ ए प्लानिंग बॉडी, ये प्लानिंग बॉडी के रूप में काम करता है, यानी प्लान बनाने का काम। किसी भी डेवलपिंग देश में अगर कोई इरीगेशन के क्षेत्र में काम करना है या रोड बनानी है, मेट्रो के उसमें काम करना है, रेलवे के उसमें काम करना है, तो इसकी प्लानिंग अगर वो देश चाहे तो इससे प्लानिंग की हेल्प कर ले सकता है। अब आते हैं मेन जो है यहाँ पर, वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और द वर्ल्ड बैंक के बारे में आप चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसका काम जो है पैसों, अगर किसी देश को पैसे चाहिए तो उसको मुहैया कराना लोन के तहत, जैसे कि कोई प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है या रोड बनानी है, रेलवे बनानी है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी कार्य करना है, तो उसका जो हेल्प करता है वर्ल्ड बैंक करता है। ये इंकरेज करता है प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, यानी ये पब्लिक प्राइवेट मॉडल में काम करता है, पीपीपी जिसे कहते हैं। इसमें प्राइवेट जो कंपनीज है उसको भी सम्मिलित करता है अपने प्रोजेक्ट में। इट इज़ नॉट फोर्थ कमिंग एडवांस लोन टू मेंबर, ये लोन मुहैया कराता है ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी। सबसे पहले इसका जो काम था वो वर्ल्ड वार 2 के बाद, जैसे यूरोप की स्थिति खराब थी तो उसमें इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और वहाँ पर इसने काफ़ी फाइनेंस असिस्टेंस दिया था वहाँ पर। इसको जब वहाँ की स्थिति सुधर गई तो इसने अपना ध्यान डेवलपिंग देशों की तरफ देना शुरू कर दिया और बड़ी मात्रा में वहाँ लोन मुहैया कराए गए डेवलपिंग देशों को। इसमें एक कंडीशन है कि कोई अगर आईएमएफ का मेंबर नहीं है तो इसका नहीं बन सकता है, वही मेंबर इसमें सम्मिलित हो सकता है जो आईएमएफ का सदस्य हो। वर्ल्ड बैंक का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका चेयरमैन को, उसका जो हेड होता है उसको चेयरमैन कहते हैं। इसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर होती है, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। एवरी मेंबर नेशन साइन ए गवर्नर टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर, यानी हर जो देश है इसमें अपने कुछ बैंकर्स लोगों को भेजती है, जिसके तहत यहाँ पर इसके ऑर्गेनाइजेशन में उनको जगह मिलती है। इसके जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसके 22 मेंबर है, 5 जो कि अपॉइंटेड बाय कंट्रीज विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेयर, यानी जिसके ज़्यादा शेयर है, जो ज़्यादा यहाँ पर अपने शेयरिंग, क्योंकि शेयर मान लीजिए यूएस सबसे ज़्यादा शेयर है यूएस के, तो उसको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि उसके अलग से वो अपने मेंबर इसमें शामिल होते हैं। उसके एग्जीक्यूटिव जो होती है वर्ल्ड बैंक की, उसमें यूएस के दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा मेंबर होते हैं। इसकी जो भारत के संदर्भ में इसकी जो एक बहुत बड़ी भूमिका है वो इंडस वैली वाटर डिस्प्यूट जो भारत पाकिस्तान में चल रहा था उसको सुलझाने के में इसमें इसने भूमिका निभाई थी। इसके अलावा स्वेज कनाल भी एक विवाद चल रहा था, इजिप्ट की जो एक नहर है स्वेज, उसके ऊपर विवाद था कि ब्रिटेन और इजिप्ट के बीच में हुआ था, उसमें भी इसने सुलझाने का काम किया था। ये एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के तहत काम करता है, जिसके तहत गरीब देशों को ज़्यादा उनमें ध्यान दिया जाता है बल्कि बजाय यूरोपियन कंट्रीज़ के। इसके अलावा ये
ये भी ध्यान देता है कि जो देश की मदद की जा रही है उसमें इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि अपना लोन जो उसने लिया उसको चुका सके। इसके अलावा इसका इंटरेस्ट रेट हाई है बजाय विच कैन नॉट बी जस्टिफाइड फॉर द लोन इज गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। दूसरे अगर यहाँ पर हम देखना चाहे एग्जाम्पल के तहत यहाँ पर देखना थोड़ा ठीक होगा, जैसे सीपैक अभी चल रहा है, सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब सीपैक के तहत पाकिस्तान जो है चाइना से आर्थिक सहायता ले रहा है ताकि उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधरे। आर्थिक सहायता के तहत वो लोन ले रहा है चाइना से। अब वो क्यों ले रहा है लोन चाइना से? जब वर्ल्ड बैंक है तो चाइना के पास क्यों जा रहा है? वजह ये है कि पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड बैंक को नहीं लगता कि इतनी बड़ी मात्रा में उसे पाकिस्तान को पैसा मुहैया कराना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान साइड से वो पैसा लौटा ना सके। इसके अलावा जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चाइना के मुकाबले ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। यानी एग्जाम्पल के तहत बोल रहा हूँ मैं, ये केवल एग्जाम्पल ही समझने से असलियत मत समझना। मान लीजिए अगर चाइना पाकिस्तान के ऊपर 3% का इंटरेस्ट रेट लगा रहा है तो वर्ल्ड बैंक 5% का लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान चाइना के पास जाएगा वर्ल्ड बैंक के मुकाबले। तो यही यहाँ पर बात कही गई है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा होता है बजाय जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके मुकाबले। अब पढ़ते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये 1945 में इसकी स्थापना की गई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत। ब्रेटन वुड्स कभी जब IMF के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में ब्रेटन वुड्स का जो इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इसका काम जो है मॉनेटरी पॉलिसी को स्टेबिलिटी ऑफ करेंसीज का बहुत बड़ा काम है। किसी भी देश में जो इसके मेंबर है वहाँ की करेंसी स्टेबल रहे उसका जिम्मेदारी इसके पास सौंपी गई है। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना भी इसके बारे में इसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट वही हम पढ़ चुके हैं स्टेबिलिटी के बारे में। बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट यानी किसी देश का अगर दिवालिया हो जाता है वो देश तो इससे मदद ले सकता है, लेकिन ये लोन तभी मुहैया कराता है जब इमरजेंसी हो। इमरजेंसी ही के समय लोन मुहैया कराता है देशों को, जैसे भी पढ़ लिया था हमने, जब दिवालिया हो जाता है कोई देश या होने वाला रहता है तभी ये मुहैया कराता है, नहीं तो ये ऐसे लोन इसका देना इसका काम नहीं है, वो वर्ल्ड बैंक का काम है। ये इंटरनेशनल पेमेंट में जो इम्बैलेंस है इम्बैलेंस को खत्म करना इसका काम है। इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना इसका काम है और इसमें भी 178 मेंबर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इनकी चर्चा होती रहती है। अब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। ये अब इसका ज़्यादा काम नहीं है, ये पोस्ट ऑफिस के क्षेत्र में काम करता है। अब जाहिर सी बात है कि ये जब से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति हुई है तब से इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अब इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ये जो है जितने देश की टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके बीच में काम करता है, जैसे कि इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ये भी ज़्यादा खास महत्वपूर्ण नहीं है। अब जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे ये थोड़ा खास है क्योंकि जितनी भी एरोप्लेन वगैरह होते हैं या उनके क्षेत्र में समन्वय बनाने का काम इसका रहता है सिविल एविएशन के सेक्टर में। 1947 में इसकी स्थापना की गई थी जिसमें तहत इसके सिविल एविएशन में इसका फ्रेमिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूल्स यानी रूल्स स्टैंडर्ड बनाने का काम सिविल एविएशन के सेक्टर में ये करता है। एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि हमें पता है जितने भी एरोप्लेन होते हैं वो एक देश से दूसरे देश जो जहाँ भी जाते हैं वो जो रूल्स होते हैं वो इसी के तहत रूल्स बनाए गए के आधार में वो देश के एरोप्लेन काम करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करना, कम्युनिकेशन एंड सेफ इंटरनेशनल फ्लाइट, ये एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है और हेल्प करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो अपने एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने में, और ट्रेनिंग की अगर जरूरत है तो ट्रेनिंग भी ये मुहैया कराता है डेवलपिंग देशों के लिए। इसकी एक असेंबलीज है और इसकी काउंसिल है और सभी मेंबर कंट्रीज़ इसके असेंबली में भाग ले सकते हैं। लेकिन काउंसिल जो है इसमें केवल 27 मेंबर है जो कि कुछ समय के लिए चुने जाते हैं, फिर चेंजेस होते रहते हैं उसमें। 3 साल का इनका कार्यकाल होता है और ये अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेट भी करता है, अगर कहीं पर एरोप्लेन ब्लास्ट हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में उस घटना की इन्वेस्टिगेशन करने की पावर इसको दी गई है। इसके 150 मेंबर है इस समय और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अब जो लास्ट स्पेशलिस्ट ऑर्गन है UN का, उसके बारे में पढ़ते हैं UNCHR। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी और इसका जो काम था रेफ्यूजीज इस समय काफ़ी मात्रा में आ रही थी क्योंकि देश आज़ाद हो रहे थे और आज़ाद जब देश हो रहे थे तो दूसरे जो कई सालों से उस देश में रहते थे विदेशी लोग वो दूसरे देशों में अपना माइग्रेशन करना शुरू कर दिया था। तो उसी माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए और उस माइग्रेशन के तहत जो लोगों की ज़मीन हड़प ली गई है या उनको उनके देश से निकाल दिया गया, उनको बसाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई थी वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था UNCHR। इसने उस समय 6 मिलियन रेफ्यूजीज को बसाया। इसके अलावा भी कई ऑर्गन्स होते हैं, एजेंसीज होती है UNO की, जैसे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये UN के नीचे आती है। इंटरनेशनल शिपिंग नाव के क्षेत्र में, सिपो के क्षेत्र में, ये मेट्रोलॉजिकल मतलब है मौसम के क्षेत्र में। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, UNICEF हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। IAPA भी हो गया, ये सब स्पेशलिस्ट एजेंसीज है UN की। अब रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, अभी तक UN में कई सारे मामले गए, कई सारे विवाद गए हैं, कुछ विवादों का निपटारा हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है। तो इसके जो विवाद लिए जा चुके हैं इसमें उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो इसमें जो बात की गई है
जो चार्टर है यूएनओ का, वो इस सभी देशों से उम्मीद ये करता है कि वो अपने डिस्प्यूट जो है पीसफुल मीन से निपटाए, शांति के तरीके से, युद्ध ना करे, इसके अलावा धमकी का इस्तेमाल ना करे दूसरे के प्रति। प्राइमरी ड्यूटी, लेकिन इसकी जो प्राइमरी ड्यूटी है वो है मेंटेनेंस पीस एंड सिक्योरिटीज़। जो पीस और सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी काउंसिल को पावर दी गई है पूरी। आर्टिकल 25 जो है चार्टर का, उसमें ये कहा गया है कि सभी देश कमिट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी इस काउंसिल के आर्टिकल्स हैं उनको फॉलो करने की बात वो कमिट करते हैं। इसके अलावा जो भी दूसरे ऑर्गन है यूएनओ जो है सिक्योरिटी काउंसिल को छोड़ के दूसरे जो इसके स्पेशलिस्ट एजेंसीज हैं वो केवल अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, जिसको कोई मेंबर देश अपना भी सकते हैं, नहीं भी अपना सकते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब हम यूएनओ के बारे में पढ़ते हैं तो यूएनओ में केवल एक ही ऐसी ऑर्गन है जो कि मजबूत है, जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल, जो अपने फैसले ले लेता है अगर तो उसमें मानना चाहिए हमें कि वो जो फैसला लिया गया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे अभी तक हमने इसके ऑर्गन पढ़े वो केवल अपने रिकमेंडेशन दे सकते हैं, अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। वो उसके ऊपर कार्रवाई करना अगर यूएन चाहता है तो उसको कर सकता है, लेकिन वो स्पेशल जो ऑर्गन है वो अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो उनकी पावर हम समझ सकते हैं कि वो केवल रिकमेंडेशन पावर है उनके पास, बाकी कोई पावर नहीं है। अब जो डिस्प्यूट लाए गए हैं यूएन के सामने, पहला ईरान का डिस्प्यूट था जो कि 1946 का था, जिसके तहत रसिया ने अपनी सेना ईरान में भेज दी थी और उसका प्रोविंस अजरबैजान में कब्जा कर लिया था। यूएन में मामला किया तो रसिया को पीछे हटना पड़ा और उसने अपनी जगह खाली कर दी थी ईरान से, लेकिन अजरबैजान उसके पास ही रहा। ग्रीस दूसरा केस आया था जो कि 1946 का केस है। ग्रीस ने कंप्लेन किया था काउंसिल से कि जो कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन है उसके आर्थिक सोवियत यूनियन उसके इंटरनल अफेयर में दखल दे रहा है कम्युनिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा देके। तो इसमें जब ये मामला किया था यूएन में तो उसमें हुआ ये था, जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि वो ग्रीस की हेल्प करेगा और उसको कहा कि वो जो अपने कम्युनिस्ट उसके विद्रोही कार्य है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करे। साथ ही में यूगोस्लाविया जो समय ग्रीस का पड़ोसी देश था उसने अपनी पॉलिसी में चेंज कर दिया और उसने कम्युनिस्टों का साथ देना छोड़ दिया। तो इस वजह से भी ये जो ग्रीस में कम्युनिस्ट बोल था वो दब गया। अब तीसरा केस था सीरिया लेबनान का जो कि 1940 का केस है। सीरिया लेबनान ने डिमांड किया था जो फ्रेंच ट्रूप उनके देश में घुस गई है उसको उन्होंने कहा था इसको वापस जाए अपने देश। ये मामला सिक्योरिटी काउंसिल की वोटिंग में गया। फ्रांस और ब्रिटेन यहाँ पर उन्होंने एब्सटेन का मतलब ये है कि वो एब्सेंस होता है, एब्सेंस रहे इस वोटिंग में। और क्योंकि वो एब्सेंस नहीं तो अपना वीटो पावर, जाहिर बात है जब कोई नहीं आया मीटिंग में तो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। तो आखिरकार उनको यहाँ से निकलना पड़ा सीरिया से और लेबनान से। इंडोनेशिया इसका चौथा मामला था जिसके तहत वर्ल्ड वार सेकंड में इंडोनेशिया के ऊपर हॉलैंड कब्जा करता था और वर्ल्ड वार सेकंड में जब इंडोनेशिया आज़ाद हो गया था लेकिन हॉलैंड ने उसकी आज़ादी को स्वीकृति नहीं दी और हॉलैंड ने उसमें कब्जा करना फिर से शुरू कर दिया। तो इंडोनेशिया वाले यूनाइटेड नेशन में गए थे और यूनाइटेड नेशन ने बड़ी भूमिका निभाई और कुछ सालों बाद इंडोनेशिया आज़ाद हो गया था। अब बर्लिन की समस्या पांचवी समस्या थी जो इसके सामने आई। बर्लिन की समस्या इस प्रकार थी कि बर्लिन के ऊपर कब्जा हो रखा था सोवियत यूनियन का और सोवियत यूनियन ने ब्लॉकेट कर दिया था यहाँ पर, यानी पश्चिमी देश यहाँ पर नहीं जा पा रहे थे और यहाँ पर जो लोग थे उनको आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही थी और जो भी उनको चीज़ें चाहिए थी जैसे ह्यूमैनिटेरियन जो उनकी मदद नहीं हो पा रही थी। तो ये जब मामला गया था तो सिक्योरिटी काउंसिल एक एग्रीमेंट में पहुंची जिसके तहत यूएसएसआर के साथ एग्रीमेंट हुआ था और आखिरकार ये रिजॉल्व कर दिया गया था और दोनों पक्षों में सहमति बन गई थी। इसके अलावा स्विच कैनाल डिस्प्यूट हुआ था जो कि हम पढ़ चुके हैं, इंग्लैंड और इजिप्ट के बीच में हुआ था, जिसके तहत यूएन ने ब्रिटेन और फ्रांस को कहा कि वो अपनी सेना ये स्विच कैनाल से वापस बुला ले और आखिरकार हुआ भी ऐसा। उन्होंने अपनी सेना तो भेजी लेकिन वो कुछ ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं टिक पाई और उन्हें अपनी सेना वहाँ से बुलानी पड़ी। इसके अलावा फिलिस्तीन का डिवीजन हो गया था, फिलिस्तीन को दो देश में बांट दिया गया था, एक फिलिस्तीन और एक इसराइल। तो यहाँ पर भी यूएन यहाँ पर फेल हो गया था क्योंकि सहमति बनती थी लेकिन वो सहमति टूट जाती थी। उसके बारे में कभी हम फिलिस्तीन के बारे में बात करेंगे डिटेल से, तब करेंगे बात। इसके अलावा कश्मीर का मुद्दा भी यहाँ पर गया था, कश्मीर प्रॉब्लम भी यहाँ पर गई थी। कश्मीर की प्रॉब्लम में तो हम सब जानते हैं यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान इंडिया लेके गया था, सबसे पहले इंडिया लेके गया था यूएन में कश्मीर का मुद्दा। लेकिन जब यूएन में गया तो उसके बाद फिर इंडिया ने सोचा क्यों लेके गया, मैंने गलती कर दी जो मैं यहाँ चले गया और अभी तक यूएन में इसके ऊपर बहस होती रहती है। ये भी एक इसके बारे में डिटेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैं कोंगो की समस्या थी, कोंगो में भी यहाँ पर सिविल वार चला था जो अफ्रीका का देश है कोंगो, तो इसके ऊपर भी सिविल वार को खत्म कराने में भी इसकी बड़ी भूमिका है यूनाइटेड नेशन की। इसके अलावा कोरिया की प्रॉब्लम जो थी दो भागों में बन चुका था, कोरिया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, उसमें भी इसकी भूमिका है कि यहाँ पर जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ के ऊपर हमला कर दिया था तो यूनाइटेड नेशन ने फैसले लिए थे जिसके तहत इसने अपनी सेना भेजी थी, यानी यूएस ने अपनी सेना भेजी थी। यूएस ने अपनी सेना तभी भेजी जब उसने सिक्योरिटी काउंसिल में इसमें बहस हुई और सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका को परमिशन दी थी कि वो साउथ कोरिया में अपनी सेना भेज के जो नॉर्थ कोरिया ने उसके ऊपर हमला किया उसको वापस उसकी सीमा तक पहुँचाए। चाइनीज़ फोर्सेस चाइना की फोर्सेस ने बर्मा में हमला कर दिया था। बर्मा ने कंप्लेन किया 1953 में जनरल असेंबली में कि चाइनीज़ फोर्स उसके ऊपर हमला कर चुके हैं। तो जनरल असेंबली ने कंडेम किया इस हमले को, निंदा की। जॉइंट मिलिट्री कमेटी बैठी गई कुछ निशान दे रहा जिसने चाइनीज़ ट्रूपों को वहाँ से खदेड़ना शुरू कर दिया और आखिरकार ये समस्या का भी सॉल्यूशन हो गया। सिप्रस प्रॉब्लम भी एक समस्या थी जिसके ग्रीक और तुर्क के बीच ये समस्या थी जिसके 1963 में ये समस्या आई थी। तो प्रेसिडेंट ऑफ सिप्रस सिक्योरिटी काउंसिल के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो है तुर्की ने आक्रमण कर दिया है। तो सिक्योरिटी काउंसिल ने जो फैसला लिया उसने यूएन फोर्सेस भेजी यहाँ और रिमार्केबल सक्सेस मिली उन्हें और आखिरकार वहाँ
सिप्रस में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित कर दिया गया। यमन में समस्या थी, यमन में भी सिविल वार हुआ था इस समय। अरब इसराइल स्ट्रगल जो हम पढ़ चुके हैं, फिलिस्तीनी का भागी अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, और इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया का क्राइसिस भी हुआ था यहाँ पर। तो इतने सारे जो संघर्ष हमें देखने को मिले, ये सब संघर्षों के बारे में, ये तो बड़े संघर्ष है, छोटे छोटे भी, इसके अलावा कई संघर्ष यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में लाए गए। अब हम जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसमें हम ये एक तो देख पा रहे कि इंटरनल अफेयर नहीं ला सकता कोई, इंटरनल अफेयर किसी भी देश का इंटरनल अफेयर उसे यूएन में नहीं लाया जा सकता है जब तक वहाँ कोई बड़ी स्तर में जेनोसाइड ना हो। अगर बहुत ही मार काट हो रही है उस देश में तो तब वो यूनाइटेड नेशन उसके ऊपर अपना बहस कर सकता है या फैसला ले सकता है। इसके अलावा वो किसी देश के इंटरनल अफेयर के में दखल नहीं दे सकता है। सोवियत ट्रूप जो अफगानिस्तान में उन्होंने कब्जा कर लिया था, उसकी जो उस समय भी यूनाइटेड नेशन ने कई फैसले लिए थे, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को पास नहीं कर पाया क्योंकि सोवियत यूनियन ने उसमें वीटो लगा दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी केस में यूनाइटेड नेशन फेल हो गया था, जैसे इस केस में हो गया था। फिर जो है प्रपोजल को जनरल असेंबली में भेजा गया, जनरल असेंबली इमरजेंसी सेशन बुलाया गया, उसमें उसने एक रेजोल्यूशन को पास किया जिसमें उसने कहा कि सोवियत यूनियन को तत्काल अपनी सेना वापस बुला देनी चाहिए। 6 साल बाद यूनाइटेड नेशन के प्रयास के तहत आखिरकार पीस ट्रीटी साइन हुई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सोवियत यूनियन में, जिसके तहत उसने अपनी सेना वापस बुला दी थी। फाकलैंड डिस्प्यूट की अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में था, अर्जेंटीना ब्रिटेन। इसके तहत भी जो फाकलैंड आइसलैंड अटलांटिक ओशियन में एक छोटा सा द्वीप है जो अर्जेंटीना की सीमा के निकट है। अर्जेंटीना इसका सबसे पड़ोसी देश है, लेकिन ब्रिटेन इसमें कई सालों से राज करता रहा है। तो अर्जेंटीना इसे अपने में मिलाना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन ने इसे खदेड़ के भगा दिया। तो उस समय का डिस्प्यूट था, 1982 की बात है। अर्जेंटीना ने इन्वेट कर दिया था इसके ऊपर और इस आइसलैंड को कैप्चर कर लिया था, लेकिन अर्जेंटीना ट्रूप को ब्रिटेन द्वारा भगा दिया गया वहाँ से। अर्जेंटीना सरेंडर कर दिया था 1982 में। अब फाकलैंड वापस से ब्रिटिश के पास आ गया था। नमीबिया का मुद्दा भी यहाँ पर उभरा था। नमीबिया इस समय साउथ अफ्रीका की कॉलोनी थी। 1990 में उसे इंडिपेंडेंट मिल चुकी थी और जो यूनाइटेड नेशन ने इसमें अपना काम किया वो ये किया, यूनाइटेड नेशन ने साउथ अफ्रीका को ऑर्डर दिया कि उसे नमीबिया को आज़ाद करना पड़ेगा, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इसको नहीं माना। कॉन्फेडरेशन मीटिंग हुई थी 3 देशों की यूनाइटेड नेशन में, जिसमें आखिरकार ये फैसला ले लिया गया कि अंगोला में शामिल था, साउथ अफ्रीका और क्यूबा शामिल थे, यूएसए भी इसमें शामिल था, जिसके तहत साउथ अफ्रीका को आखिरकार यहाँ से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे सब केसों में, कॉम्प्रोमाइज़ के तहत आखिरकार फैसले लिए, ज़्यादातर फैसले कॉम्प्रोमाइज़ के तहत लिए गए। बहुत ही कम ऐसे हुआ केस जिसमें सेना को भेजना पड़ा, यूएन ट्रूप को भेजना पड़ा। इंडिया एफर्ट टू मेक यूएन ए ग्लोबल इंस्टीट्यूट। इंडिया का क्या योगदान के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के यूनाइटेड नेशन में क्या क्या योगदान है। इंडिया का कहना यह है कि 1919 में जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी वो फेल इसीलिए हुआ क्योंकि जो महत्वपूर्ण देश थे उसने उसके सदस्य नहीं बने लीग ऑफ नेशन के। जैसे यूनाइटेड स्टेट इतना महत्वपूर्ण देश था लेकिन वो लीग ऑफ नेशन का सदस्य नहीं था। इसी का एक एग्जाम्पल देते हुए इंडिया ने कहा कि यूनाइटेड नेशन में सभी देशों की भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, तभी लड़ाई से बचा जा सकता है जब सभी देश आपस में मिल बैठ के फैसला लेंगे, ये इंडिया ने कहा था। इसके अलावा कई ऐसे इंडिया के लोग यूनाइटेड नेशन के बड़े बड़े अधिकारी बन चुके हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी तक इंडिया यूनाइटेड नेशन के कई बार सदस्य रह चुका है, जैसे कि इंडिया 6 बार सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर अभी तक रह चुका है, 1985 तक, 1967 से 68 तक, 1972 से 73 तक, 77 से 78 तक, 84 से 85 तक, 91 से 92 तक। इसके बाद बनाई जो डेट है ये पुरानी है। तो अभी भी इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2 साल का इसका कार्यकाल होता है। और इसके अलावा इंडिया के जो मेंबर अभी तक बन चुके हैं, बड़े पदों में जा चुके हैं, उनमें विजय लक्ष्मी पंडित जो कि जनरल असेंबली की राष्ट्रपति थी, डॉक्टर राधाकृष्णन भी एक समय में यूनेस्को के सबसे बड़े ऑफिसर थे, BN राव, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक ये जज रह चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, नगेंद्र सिंह ने चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, S जगन्नाथन जो रिजर्व बैंक के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, वो डायरेक्टर रहे एक समय IMF के। तो इंडिया की एक बड़ी भूमिका है यूनाइटेड नेशन में। अब जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है मोस्ट पावरफुल है। सिक्योरिटी काउंसिल वो इसीलिए है क्योंकि दूसरे जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की उनकी पावर रिकमेंडेशन वाली पावर है, केवल वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं, जबकि ये एक्शन भी ले सकता है सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसी वजह से इसको पावरफुल कहा गया है सभी ऑर्गन में से। तो इसकी जो विवाद ये है कि वीटो पावर इसी ऑर्गन के पास वीटो पावर है, इसके पास देश जो इसके परमानेंट मेंबर है उनके पास वीटो पावर है। तो वीटो पावर का उन्हीं देशों के पास है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जीते थे और सबसे मजबूत थे उस समय। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है 70 सालों में। कई देश ऐसे जैसे फ्रांस, अगर भारत और फ्रांस की कंपैरिजन अगर आज के समय में किया जाए तो भारत उसके हर मामले में उससे आगे निकल चुका है। इंग्लैंड भी भारत से कई मामलों में पीछे जा चुका है, जिसके पास वीटो पावर है इंग्लैंड के पास, फ्रांस के पास भी वीटो पावर है। तो ये सिचुएशन अब चेंज हो गई है। अब जो उस समय मजबूत देश थे आज अब वो कमजोर देश बन चुके हैं, और उस समय जो कमजोर देश थे अब वो मजबूत देश बन चुके हैं। तो इसीलिए जो इस समय मजबूत देश बन चुके हैं वो चाहते हैं कि उनको वीटो पावर ट्रांसफर कर दिया जाए। भारत उनमें से एक है। अब भारत हर समय कोशिश करता रहा है, जैसे भारत ने यहाँ पर दिया गया कि भारत 1994 से कोशिश करता रहा है। और कोफी अन्नान इस समय सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इंडिया की जो क्लेम थी उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने इंडिया से वादा किया था कि इसके ऊपर कार्रवाई कराई जाएगी। लेकिन इसमें होता ही है कि जब तक कोई वीटो पावर जिन देशों के पास है अगर
उनको राजी कराना यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वीटो पावर दूसरे देशों में जाए। वो केवल ये चाहते कि वीटो पावर उन्हीं देशों तक रहे। वो ये भी नहीं चाहते कि वीटो पावर किसी ऐसे देश से हटा दी जाए जो अब कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इतनी पावर है, वो क्यों अपनी पावर वापस करेगा। तो इसी वजह से ये अभी तक इसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इंडिया ने अपनी एक गुट बना रखा है जिसमें जापान है, जापान, ब्राज़ील, इंडिया, इन तीनों देशों ने अपना गुट बना रखा है, क्योंकि अब ये मजबूत देश बन चुके हैं। ये चाहते कि तीनों को वीटो पावर दी जाए और ये लॉबी करते यूनाइटेड नेशन में ताकि इनको वीटो पावर ट्रांसफर की जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जैसे G4 कंट्रीज इन्हें कहा जाता है, G4 कंट्रीज में एक और कंट्रीज है, इसमें जर्मनी भी शामिल है। जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, इंडिया, इन्होंने अपनी एक लॉबी बना रखी है जिसे G4 कहा जाता है, और अभी तक कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई है। अब हम अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। इसने जिसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, ये कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ था, और इसने काफ़ी देशों को आज़ाद कराने में भूमिका इसने अपनाई थी, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को। 1960 में इसने कहा कि कोलोनिज्म ह्यूमन राइट का सबसे बुरा वायलेशन है। नमीबिया को आज़ाद कराने में, जैसे हमने पढ़ चुके साउथ अफ्रीका से, इसकी बड़ी भूमिका थी। नेशन और नेशन के बीच में, यानी देशों के बीच में विवाद को सुलझाने में इसकी बड़ी भूमिका है। जैसे कि लेबनान को, बर्लिन, कोरिया, सुएज कैनाल, कोंगो, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसमें यहाँ पर अपनी सेनाएं भेजी थी इसने, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ के तहत सुलझा लिया था मामला। इसके अलावा डिसआर्मामेंट को कंट्रोल करने में भी इसकी बड़ी भूमिका है। डिसआर्मामेंट का मतलब ये है कि आर्मामेंट जो हुआ हथियार के लिए कहा जाता है। हथियार, जब किसी देश में बहुत ज़्यादा हथियार हो जाता है तो उस देश को आर्मामेंट कंट्री कहते हैं। तो इसमें जब डिस लग जाता है तो इसका मतलब है हथियार को ख़त्म करना, हथियार को कम से कम करना। तो इसका भी एक बड़ा काम यही सौंपा गया है इसको कि डिसआर्मामेंट में इसने काम करना है और हथियार की रेस जो हो रखी है उसको काबू में लाना है। तो इसमें भी इसने काम किया। जैसे इसने अपने सेशन के में इसने केमिकल वेपन को बैन कर दिया, जो कि 1992 की बात है। 144 मेंबर जनरल असेंबली के उन्होंने एक ड्राफ्ट ट्रीटी में साइन किया था, जिसके तहत उन्होंने केमिकल वेपन और पॉइजनस गैस में बैन की बात की थी। तो ये सब चीज़ें इसके नीचे हुई है, यूएन के नीचे। और सीटीपीटी में भी साइन हुआ है। सीटीपीटी का मतलब यही है कि केमिकल और बायोलॉजिकल जो वेपन है उनको बैन करना। इकोनॉमिक और सोशल रीजनरेशन के क्षेत्र में भी इसने काम किया, जैसे कि देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाना, डेवलपिंग कंट्रीज को। 1974 में इसने एक इकोनॉमिक राइट का चार्टर को एडमिट किया था, जिसमें देशों को दायित्व सौंपा गया था कि उसकी जो किसी भी देश का जो रिसोर्स है वो उसका सोवरेनिटी है उस रिसोर्स के ऊपर। यानी इंडिया का जो रिसोर्सेज है उसमें कोयला या आयरन, जो भी इंडिया में रिसोर्सेज मिलता है वो इंडिया उसमें सोवरेन है। इंडिया उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, उसमें कोई विवाद की बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि बॉर्डर में होते हैं या फिर समुद्र में होते हैं, तो ये ऐसे क्षेत्र है जो हर समय विवाद बना रहता है इसमें। तो उस विवादों को सॉल्व करने का भी काम इसको सौंपा गया था। अब इसमें हम जो दूसरा पढ़ना चाहते हैं, सोशल फील्ड, सामाजिक क्षेत्र में भी यूएन ने बहुत बड़ा भूमिका अपनाई है। यूएन ने जैसे कि अपार्थेड को खत्म करने में बड़ी भूमिका थी। साउथ अफ्रीका में अपार्थेड सिस्टम था, काले लोगों के साथ भेदभाव होता था। तो कई बार इसने बार इसको अपार्थेड को खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशन में आवाज़ उठी है। इसने स्पेशल कमेटी का गठन किया अपार्थेड को खत्म करने के लिए, 1962 में किया गया था इसका गठन। इसके अलावा अपार्थेड को खत्म करने के लिए कॉन्फ्रेंस भी बैठी थी 1973 में, जिसने काफ़ी मेमोरेबल कदम उठाए थे रेफ्यूजीज़ को। और इसके अलावा जो सिविल वार जिस देश में होते हैं वहाँ कई सारे रेफ्यूजीज़ हो जाते हैं उस देश में, तो उन रिफ्यूजीज़ को संरक्षण देने का काम भी इसने अपनाया है। जेनोसाइड को रोकने का काम इसने किया है। और यूएन हाई कमिश्नर रेफ्यूजीज़ 1950 में इसकी स्थापना हो गई थी। और महिलाओं के उनकी शिक्षा हो या उनका स्वास्थ्य हो, उनको उसमें सुधार करने के लिए भी इसने काफ़ी कदम उठाए, जिसमें 1975 को महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेन ईयर के तहत घोषित किया गया था। इसके अलावा जो इसकी नोटेबल अचीवमेंट है, 1998 में 120 मेंबर जो यूनाइटेड नेशन के थे उन्होंने एक ट्रीटी में साइन किया जिसका नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसके तहत फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसके तहत प्रोविज़न, पनिशमेंट देने का प्रोविज़न मिला गया था। ह्यूमन राइट अब आईसीसी में शामिल हो चुका था, इंटरनेशनल कोर्ट। पहले तो इसमें केवल देशों के बीच में विवाद को सुलझा जाता था, लेकिन एक फैसला लिया गया था 1998 में, उसमें ह्यूमन राइट, अगर कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तहत सजा उस व्यक्ति को दी जा सकती थी। ये ट्रीटी जुलाई 1, 2002 में साइन की गई थी, जिसके यूगोस्लाविया का जो राष्ट्रपति था जिसने वहाँ पर जेनोसाइड किया था उसको सजा हुई थी इस ट्रीटी के तहत। इसके अलावा रवांडा में भी वैसे हुआ था, वहाँ भी जेनोसाइड हुआ था। तो ऐसे जिन्होंने जेनोसाइड किया था उनको सजा दी गई थी। अब जो था, यूएन ने अभी तक 15 पीस कीपिंग ऑपरेशन भेजे विभिन्न देशों में, जिसमें 4 बार अफ्रीका में भेजे गए, 5 बार यूरोप में, 3 बार एशिया पैसिफिक में और 3 बार मिडिल ईस्ट में। और 2001 में, जब 2001 का आंकड़ा है ये, उस समय तक इसमें लगभग 4 लाख फौजी इसमें शामिल थे। अब जब हम यूएन ट्रूप के बारे में बात करते हैं तो यूएन ट्रूप में कौन से देश के ट्रूप होते हैं, तो इसमें सभी देशों के ट्रूप होते हैं। एवरी कंट्री हैज़ ट्रूप,
हैज ट्रूप, सभी देशों का दायित्व है कि वो यहाँ पर अपनी सेना के लोगों को भेजे यूनाइटेड नेशन में, और जहाँ विवाद चल रहा है, जहाँ लड़ाई चल रही है, वहाँ अपनी सेना भेज के यूएन ट्रूप के तहत उस विवाद को खत्म करें। तो इंडिया, जहाँ तक मुझे लगता है, सबसे ज़्यादा अभी फौजी इंडिया ही भेजता है यहाँ। यूएन ट्रूप में सम्मिलित होने वाला सबसे बड़ा देश इंडिया है। और जो यूएन ट्रूप है उनको ब्लू हेलमेट वाले भी कहते हैं, क्योंकि ये जो इनका हेलमेट होता है वो ब्लू रंग का होता है। ये यूएन ट्रूप 2001 में तो इसका 4 लाख ट्रूप थी, अब जाहिर सी बातें बढ़ गई होगी इनकी मात्रा, लेकिन 20 साल हो चुके तब से। अब यूएन का भी एक बहुत बड़ी इसने भूमिका निभाई थी, इलेक्शन को सुपरवाइजिंग भी करता है। किसी देश में अगर विवाद होता है इलेक्शन के क्षेत्र में कि अपोजिशन पार्टीज होती है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी में अगर यकीन नहीं करती है, तो यूएन अगर चाहे उस देश से उसे परमिशन भी लेनी पड़ती है, तो अपने कुछ ऑब्जर्वर उस देश में भेज सकती है जो कि उस इलेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे और अपनी रिपोर्ट यूएन में भेजेंगे कि ये इलेक्शन जो था वाकई में ट्रांसपेरेंट था कि नहीं था। इसके अलावा इंडिपेंडेंट मीडिया कमीशन भी इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, जो कि इंडिपेंडेंस मीडिया की इंडिपेंडेंस के क्षेत्र में काम करता है। 1998 में सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसके तहत यूगोस्लाविया जो समय सिविल वार चला था वहाँ पर बैन लगा दिया गया था, यानी कोई भी देश यूगोस्लाविया को हथियार नहीं भेज सकता है। ये फैसला यहीं लिया गया था सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में। इसके अलावा उसने यूगोस्लाविया को चेतावनी भी दी थी कि अपनी सेना को कोसोवो से हटा ले। यूगोस्लाविया जब उसने इसमें कंप्लाई नहीं किया, इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, तो फिर से एक उसके ऊपर प्रपोजल पास किया था जिसके तहत यूगोस्लाविया से फिर से कहा गया कि अपनी जो लड़ाई है उसे पूरी तरीके से बंद करें। जब उसने नहीं की बंद, तो वहाँ सेना भेजी गई थी। ह्यूमन राइट कमीशन जो यूनाइटेड नेशन का है उसका काम है रेफ्यूजीज़ को, उनके क्षेत्र में रेफ्यूजीज़ को जो वहाँ से बेघर हो गए अपने क्षेत्र में उनको बसाने का काम ह्यूमन राइट कमीशन करता है। ओटावा ट्रीटी साइन की गई थी, उसमें एंटी सिविलियन लैंड माइंस को बैन कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि यूएन की अचीवमेंट है कि, और सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर मैं बताऊँ तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि अभी तक वर्ल्ड वार थर्ड नहीं हुआ है। ये इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट यही है कि वर्ल्ड वार थर्ड अभी तक नहीं हुआ है, बाकी सब इसके सामने छूटे हैं। जो इसकी कुछ फेलियर है, फेलियर भी हम साथ साथ में पढ़ चुके हैं कि फेलियर इसके, जैसे कि अभी तक कई ऐसे विवाद है जो कि अगर भड़क गए तो ये तीसरे विश्व युद्ध की कभी भी शुरुआत हो सकती है। जैसे कि अभी जो फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है, फिलिस्तीन वो अभी तक चलता जा रहा है। कोरिया, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। इसके अलावा भी कई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट देश दुनिया भर में ऐसे चल रहे हैं। चाइना, साउथ चाइना सी वाला कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। तो दुनिया भर के ऐसे कॉन्फ्लिक्ट है, अगर ये इनको सुलझाया नहीं गया कुछ सालों में तो हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत भी हमें देखने को मिलेगी। अब हम आखिरी में एवोल्यूशन पढ़ते हैं यूएन के, जो अभी तक का 70 साल हो चुके हैं इसे अस्तित्व में आए हुए। तो 70 साल में हम इसका अगर इसके बारे में कुछ लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, या कुछ समझना चाहे तो क्या समझेंगे। जब तक कोई मुद्दा नॉन पॉलिटिकल रहता है तब तक तो इसने बेहतरीन फैसला लिया है, लेकिन जैसे ही मुद्दा पॉलिटिकल हो जाता है तो फिर ये अपना डिसीजन नहीं ले पाता यूनाइटेड नेशन। जैसे कि यहाँ पर फिलिस्तीन में इसराइल जो है वो यूनाइटेड स्टेट के साथ उसके बहुत ही निकट वाले संबंध है, तो यूएस कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेने देता जिसके तहत इसराइल को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। जैसे इसराइल ने काफ़ी क्षेत्रों में कब्जा कर रखा है फिलिस्तीन के, तो इसराइल की जाहिर बात है इसराइल को उन क्षेत्रों को खाली करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करना चाहता है और वो यूएस का सहारा लेता है इस मामले में, और यूएस भी उसकी मदद करता है। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इसी वजह से इसे सॉल्व नहीं किया जा रहा है। तो यहीं पर ये बात की गई है। जैसे कि नॉन पॉलिटिकल जो क्षेत्र होते हैं, इकोनॉमी में इसने अच्छा काम किया, कल्चर में अच्छा काम किया, हेल्थ के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। यूएन ने मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को खत्म करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। बीसीजी वैक्सीन इसके द्वारा दुनिया भर के देशों को मुहैया कराई गई थी, जिसके तहत टीबी के क्षेत्र में इसने काफ़ी अच्छा काम किया था। डीडीटी पहुंचाई गई देशों को, जिसके कारण मलेरिया को काफ़ी हद तक रोका गया था। ये सब क्षेत्र, और इसके अलावा वर्कर्स जो हमने पढ़ा था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्य दायित्व यही है कि वर्कर्स जो मजदूर हैं उनकी स्थिति को सुधारना, उसमें भी इसने काफ़ी कोड पास किए गए। जैसे कि 1919 में वर्किंग आवर तय किया गया था, 1927 में फोर्स लेबर के क्षेत्र में इसको फोर्स लेबर को बैन कर दिया गया था, 1933 में ओल्ड एज पेंशन के क्षेत्र में काम किया गया था, 34 में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के बारे में कहा गया, फोर्स लेबर को खत्म करने की बात 1952 में की गई थी। ये सब चीज़ें में भी इसने काम किया है। 1955 में एटॉमिक पावर का पीसफुल यूज़ के बारे में कहा गया था। इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना की थी 1963 में, जिसके तहत जो वहाँ पर जिन देशों में फूड की कमी थी उन देशों को टेक्निकल असिस्टेंस मुहैया कराई गई। 1980 में WHO ने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 1964 में यूनेस्को ने पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसके तहत जिन देशों में शिक्षा की कमी थी वहाँ शिक्षा पहुँचाई गई। यूनेस्को ने मॉडर्न एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफ़ी अभी भी काम कर रहा हो। तो शॉर्ट में हम यूएनओ के बारे में कहना चाहें तो सेफ्टी वाल्व है, इसने इंटरनेशनल डिस्प्यूट को अभी तक तो रोक के रखा है। अभी तक तो कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ है, लेकिन अभी से खासकर पॉलिटिकल जो एक्शन है उसमें त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि ऐसा नहीं होगा, जैसी बात है अभी तक नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ रिफॉर्म हो। अब हम पढ़ते रिफॉर्म ऑफ यूएन। रिफॉर्म क्या क्या हो सकता है रिफॉर्म इन यूएन। सबसे पहला रिफॉर्म जो हो सकता है वो सिक्योरिटी काउंसिल में खुद हो सकता है सिक्योरिटी काउंसिल में। अब इसमें दो तरीके के रिफॉर्म हो सकते हैं। पहले रिफॉर्म तो ये हो सकता है कि वीटो पावर को एंड कर दिया जाए, कोई भी देश के पास वीटो पावर ना हो, ये एक रिफॉर्म हो सकता है। दूसरा रिफॉर्म ये हो सकता है कि वीटो पावर को अगर खत्म नहीं किया जा सकता है तो उसको एक्सपेंड कर दिया जाए। एक्सपेंड करने का मतलब ये जो अभी देश मजबूत हो चुके हैं उनमें एक भारत भी, उनको भी वीटो पावर दे दी जाए। जैसे कि G4 देश
अगर उनको वीटो पावर मिल जाती है तो 9 देश हो जाएंगे जिनके पास वीटो पावर होगी। लेकिन इंडिया का अपोज कौन कर रहा है यहाँ पर? इंडिया का अपोजिशन पाकिस्तान कर रहा है और चाइना कर रहा है। पाक एंड चाइना ये दोनों इंडिया का अपोज करते हैं वीटो पावर के लिए। इनको खासतौर में पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया के पास वीटो पावर आ गया तो कभी भी कश्मीर मुद्दा जब यूनाइटेड नेशन में जाएगा तो इंडिया उसमें वीटो लगा देगा और वो मुद्दा वहाँ पर डिबेट में नहीं हो पाएगा। तो ये चल रहा है, ये रिफॉर्म। जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं यूनाइटेड नेशन में, इसके अलावा भी कई सारे रिफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन जब हम सबसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें खुद सबसे बड़ा रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो पावर होना चाहिए। ये हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। हमने इसमें यूनाइटेड नेशन और इसके अलावा कोल्ड वार के बारे में पढ़ा था। ये जो वीडियो है मुझे तो काफ़ी पसंद आया इसको बनाने में, आपको भी, मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। अगला वीडियो हम कॉलोनियल लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बॉलीवर, इजिप्ट, अफ्रीका, वियतनाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा एंड होता है यहाँ पर चैप्टर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।